हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा ग्रुप थियरी का अगला लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग यूनिट 1 का जो मान लीजिए 50% पोर्शन है वो आज के लेक्चर के साथ साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमें 2 थियोरेटिकल टॉपिक देखना है और लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराए थे, आपको कुछ प्रॉब्लम्स होमवर्क में दिए थे, उनको डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिए उनको डिस्कस करेंगे एंड देन वो दोनों टॉपिक पढ़ के इस पार्ट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। मैं लास्ट क्लास में आपको जितनी भी होमवर्क दिया था उनमें से लगभग एक तो था आपको ग्रुप प्रूफ करने वाला बहुत सारे पैटर्न, ठीक है, जिनका सॉल्यूशंस भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है ना। उसके बाद आपके पास आता है मैट्रिसेस के ऊपर बेस करके ग्रुप के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। फिर ऑपरेशन जहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा उस जगह पे चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है वो भी आपको कराया गया था। ठीक है, यहाँ पे और भी ऑपरेशन बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिया। ठीक है, और लास्ट में एबिलियन ग्रुप्स के प्रूफ के ऊपर स्टैंडर्ड कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में अक्सर आते रहते, पूछे जाते। ठीक है, तो उन 4-5 क्वेश्चंस को ज़रूर मैं अभी करके देने का प्रयास करूँगा पूरा। ठीक है, जबकि ऑलरेडी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, बट फिर भी एक बार आप समझ जाइए एंड देन इन क्वेश्चंस को देख के हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जी एक ग्रुप, ये क्वेश्चन नंबर 9 था शायद मेरे ख्याल से, आप देख लीजिएगा एक बार। ग्रुप जी इज एबिलियन, जी जो है वो एबिलियन ग्रुप, ये सारे के सारे एबिलियन ग्रुप के ऊपर ही क्वेश्चंस है ना। इफ एंड ओनली इफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ये आपको कंसीडर करना है। ठीक है, कि अगर जी एबिलियन है तो ये होगा और अगर ये हो रहा है तो जी एबिलियन होगा। ठीक है, इसी चीज को कहीं ना कहीं अपने को प्रूफ करना है। तो अगर इस चीज को प्रूफ करने के पीछे जाए दोस्त, ठीक है, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा बात को। सबसे पहले आपको ये कंसीडर करना होगा, कंसीडर करके इसको प्रूफ करना होगा, और सेकंड कन्वर्सली वाले पार्ट में आपको ये कंसीडर करके इसको प्रूफ करना होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए आप सबसे पहले कि लेट जी बी ए ग्रुप, जी बी अ ग्रुप, सिर्फ ग्रुप कंसीडर करने से नहीं होगा, एबिलियन ग्रुप कंसीडर करो। ठीक है, सच दैट अगर जी एबिलियन ग्रुप होता है तो हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे कि ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो हमें पता ही होगा ना कि एक ग्रुप और एक एबिलियन ग्रुप में जो स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, डिफरेंस, वो क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो वही आपने यहाँ पे लिख डाले। क्लियर है क्या? चलो, अभी आपको ये बताना है कि इसका स्क्वायर इसके इक्वल है ना। तो स्टार्ट कीजिए, जरा प्रॉपर्टी को यूज करते जाइए। अगर ये एबिलियन प्रॉपर्टी है, ग्रुप है, तो पांचों के पांचों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा होगा। ठीक है, तो इस ए बी स्क्वायर को मैं सबसे पहले क्या लिख सकता हूँ, देखो, ए बी इंटू ए बी लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही बात, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे गेम खेलूंगा एसोसिएटिविटी का। देखो, इसको अगर P, इसको अगर Q और इस पूरा एलिमेंट को अगर एक सिंगल एलिमेंट R की तरह ट्रीट करें तो इस PQ इंटू R को इजीली अपन P इंटू QR लिख सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसको हम P इंटू QR लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। और इस चीज को अगर वापस मैं ब्रेक कर दूं तो ये BA इंटू B हो जाएगा ये BA इंटू B हो जाएगा। सही बात है क्या? ये BA इंटू B हो जाएगा। अच्छा, अगर ये BA इंटू B है तो इस BA को क्या अपन AB नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि ये क्या है, एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, वापस हमने अंदर में क्या कर दी, एसोसिएटिविटी लगा दी। मतलब इस B को इस B के साथ ले गए। क्यों ले गए आप समझ ही रहे होंगे, ताकि मैं इसको B स्क्वायर लिख पाऊँ। तो ये AB स्क्वायर हो गया, है ना। एंड देन अगेन अगर मैं एसोसिएटिविटी लगा के ब्रैकेट को इंटरचेंज करता हूँ, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जहाँ पे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास A स्क्वायर B स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी वे में आपको करना पड़ेगा। ये तो बचपन में बहुत आसानी से अपन समझ के आते कि ए बी होल पावर m बराबर a पावर m b पावर m, बट इस जगह पे बिना प्रॉपर्टी को यूज किए अगर आप कर दोगे, वो चीज जो होता था बचपन में वो भी ऐसे ही होता था, जो हम याद करा देते थे कि ए बी होल पावर समथिंग a पावर m b पावर m, बट उसको अगर डिटेल में प्रूफ देखोगे उसका या फिर प्रूफ करने जाओगे तो यही था उसका लॉजिक या प्रूफ। देन आप इंडक्शन से उसको प्रूफ कर सकते हो, मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लियर है? तो बस वही चीज है। अभी आपको कन्वर्सली क्या करना है दोस्त, कन्वर्सली क्या करना है, कन्वर्सली आपको ये ट्रू है कंसीडर कर लेना है, ये ट्रू है कंसीडर कर लेना और प्रूफ करना है कि जी एबिलियन है। और जी एबिलियन है मतलब क्या,
ए बी बराबर बी अगर कॉम्पिटिटिविटी अप्रूव कर देते हो तो सफिशियंट है, क्योंकि जी को तो आप ऑलरेडी एक ग्रुप मान के ही चलोगे ना, ठीक है। कन्वर्सली आप क्या मानोगे, कन्वर्सली आप क्या मानोगे, लेट जी बी एनी ग्रुप, जी बी एनी ग्रुप सच दैट ए बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। तो अभी इसी ग्रुप में अगर मैं कॉम्पिटिटिविटी सेटिस्फाई दिखा देता हूं तो यही ग्रुप एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो इस जगह से सॉल्व कर करके मेरे को यहां तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे क्या कुछ करूँगा ज़रा ध्यान से देखिएगा। ए बी होल स्क्वायर को पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इंटू ए बी लिख पाऊँगा, ए स्क्वायर को ए लिख पाऊँगा और बी स्क्वायर को बी लिख पाऊँगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर मान के एसोसिएटिव लगा देता हूँ इस तरीके से, बिल्कुल सही। यहाँ पे भी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अभी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, आप जानते हो किसी भी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ जो है वो होल्ड करता है, वो ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो यहाँ पे मैं लेफ्ट कैंसिलेशन कर सकता हूँ ना, लेफ्ट कैंसिलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ आप ब्रैकेट में लिख दो कि भाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं बात करूँ तो अगेन हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी है, देखो जैसे एसोसिएटिव लगा दिए तो यहाँ पे बी बी आ गया, अगेन उसको कैंसिल कर दो, राइट कैंसिलेशन, तो आपके पास बी ए और ए बी इक्वल आ जाएगा। और अगर ये इक्वल आ गया मतलब आपका ग्रुप जो पहले एक ऑर्डिनरी ग्रुप था वो एक एबिलियन ग्रुप बन चुका है। क्लियर है दोस्त, समझ में आ रहा है ना। तो मेरे ख्याल से पूरा मामला आपका क्लियर होगा, उसमें कोई खास दिक्कत वाली पार्ट नहीं रहा होगा, आप पूरा अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बाकी डिटेल में लिखना कैसे, यहाँ पे तो खास कुछ ही नहीं है, जो लिखा है वही लिख देना एग्जाम में डायरेक्ट, है ना। बट फिर भी मैं आपको अच्छे से लिख के सॉल्यूशन से प्रोवाइड कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप उससे हेल्प ले सकते हो। क्लियर, चलिए अगर नोट करना है तो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, बट थॉट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे वो क्या है थॉट, उस थॉट को जरूर समझिएगा, मेरा एक एक की पॉइंट को जरूर एनालिसिस करके अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो अगला क्वेश्चन में बोला जाता है, शायद ये क्वेश्चन नंबर 10 था, है ना। अगला क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि दोस्त अगेन एबिलियन ग्रुप का क्वेश्चन है, जी इज एबिलियन, है ना, इफ एंड ओनली इफ ए बी होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स, ए बी होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स अगर है तो जी एबिलियन है दोस्त, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान से सुनिएगा, आसान है। क्या करोगे, पहले जी को एबिलियन मानोगे और ये प्रूफ करोगे, और फिर ये कंसीडर करके ये प्रूफ करोगे। जी ग्रुप तो है, बस ग्रुप के साथ एबिलियन ग्रुप कंसीडर करना है। तो मान लेते पहले लेट जी एबिलियन ग्रुप, अगर जी एबिलियन ग्रुप होता है तो ए बी बराबर बी ए तो मैं लिख ही सकता हूँ ना, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, है ना। ये मेरा प्राइमरी कंडीशन हो गया क्योंकि मैंने जी को एबिलियन ग्रुप कंसीडर कर रखा है। अब मेरे को ये प्रूफ करना है, तो अगर मेरे को ये प्रूफ करना है तो ये इजीली टैकल हो जाएगा। ए बी होल इनवर्स को मैं क्या लिख दूंगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, या फिर आप इसको ए बी को पहले बी ए लिख दीजिए एंड देन प्रॉपर्टी लगा दीजिए। इनवर्स वाला प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, बी ए होल इनवर्स उल्टा हो जाता है, ए इनवर्स बी इनवर्स हो जाता है ना। तो आ गया ना आपके पास, यहाँ पे प्रूफ हो गया, ये समझ में आया ना। और कन्वर्सली अगर आप ये एज्यूम कर लेते हो कि ये ट्रू है तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, जी को एबिलियन प्रूफ कर सकते हो। कैसे जानते हो क्या, इसी चीज को अगर आप इनवर्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, बी ए होल इनवर्स ही तो लिखोगे ना, बी ए होल इनवर्स ही लिखोगे, ठीक है ना, ऑब्वियसली। अभी आप इनवर्स ले लो बोथ साइड, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड्स। अभी अगर बोथ साइड्स आप इनवर्स ऑपरेट कर दोगे तो मामला हो जाएगा, इसका होल इनवर्स आएगा और यहाँ पे भी इस चीज का होल इनवर्स आएगा, ठीक है। तो इनवर्स और इनवर्स, ए इनवर्स का होल इनवर्स वही एलिमेंट का इक्वल होता है, आप जानते हो। तो यहाँ से ए बी निकल करके आ जाएगा, यहाँ से बी ए निकल करके आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा एंड द ग्रुप इज एबिलियन प्रूफ हो जाएगा दोस्त। क्लियर, बात समझ में आया, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होना नहीं है। क्लियर है दोस्त, चलो आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस को और डिटेल में अच्छे से समझते हैं, ठीक है। 11 नंबर सवाल क्या था देख लेते एक बार फटाफट। 11 नंबर सवाल था, जी एक ग्रुप है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई दिया हुआ है सच दैट ए स्क्वायर इज गिवन एज ई, है ना, ए स्क्वायर ई, यहाँ पे कन्वर्सली वाला पार्ट नहीं चाहिए, और ए स्क्वायर का वैल्यू ई दिया हुआ है, ठीक है।
आइडेम्पोटेंट ग्रुप बोलते हैं इसको, है ना। ए स्क्वायर का वैल्यू ई दिया हुआ है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो आपको ये प्रूव करना है कि जी जो है वो अबिलियन ग्रुप है। जी जो है वो दोस्त क्या है, वो एक अबिलियन ग्रुप है। सही बात है, जी जो है वो अपने को एक अबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है इस जगह से, है ना। चलो, मतलब जी हमारे पास एक ग्रुप है जिसका एक एलिमेंट ए है, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। तो आपको प्रूफ करना है कि ये ग्रुप एबिलियन ग्रुप होगा। ये भी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, एक बार नहीं 2-3 बार करके आ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो इनको कैसे करेंगे। अगर मैं सोचने जाऊं सबसे पहले कि ए स्क्वायर को सर मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो मेरा गिवन कंडीशन है। ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख सकता हूं। ठीक सर, बिल्कुल। अभी अगर ये ए इंटू ए है, ठीक है ना, तो मैं एक काम कर सकता हूं ना, यहाँ पे एक काम कर सकता हूं, मैं ए इनवर्स से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं। बिल्कुल कर सकता हूं। ए इनवर्स से अगर मैं, क्योंकि ए अगर जी अगर ग्रुप है तो उसका उस एलिमेंट का इनवर्स भी तो उसी ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा ना, बाय प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स। क्योंकि अगर G एक ग्रुप है तो A अगर G पे बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी तो G पे बिलोंग करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आप प्री मल्टीप्लाई अगर करोगे तो बाहर का किसी एलिमेंट से थोड़ी ना करोगे, आप उसी ग्रुप का एलिमेंट से ही कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आया। अभी मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, अभी आप मेरे को बोलो कि अगर A इनवर्स ग्रुप का प्रॉपर्टी ग्रुप का एलिमेंट है तो क्या A इनवर्स के लिए ग्रुप के चारों कंडीशन फॉलो होंगे? बिल्कुल होंगे। मतलब आइडेंटिटी भी फॉलो होगा और इनवर्स प्रॉपर्टी भी फॉलो होगा। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहेगा, यही तो होगा ना दोनों प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो A इनवर्स इंटू ए को मैं यहाँ से E लिख दूंगा और A इनवर्स इंटू ई को मैं A इनवर्स लिख दूंगा, और E इंटू ए डेफिनेटली क्या आएगा मेरे पास, E इंटू ए क्या आएगा, E इंटू ए तो A के इक्वल आएगा ना, क्योंकि A भी तो ग्रुप का एलिमेंट है तो A पे भी तो आइडेंटिटी कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना। दैट इज A इंटू ई विल बी इक्वल टू E इंटू ए, ये भी तो सेटिस्फाई होगा। तो बिल्कुल E इंटू ए को अपन ने A लिख दिया, तो ये कंडीशन हमारे लिए सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अच्छा अभी अगर एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो आपको ए बी बराबर बी ए इस टाइप का कुछ चाहिए होता है। ठीक है ना, मतलब आपको यहाँ पे एक और एलिमेंट का जरूरत है जो है बी। ठीक है, तो अगर मैं पूछ देता हूं कि इफ B बिलोंग्स टू G, है ना, B अगर ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो सिमिलरली B जो है वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इन कंडीशंस को भी फॉलो करेगा। बात समझ में आया ना। और रिजल्ट में मेरे को क्या मिलेगा, B इनवर्स बराबर B मिलेगा, मतलब B खुद का ही इनवर्स है ना, A के तरह। ठीक है, तो सिमिलरली दे करके ये और प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, ये आप लिख सकते हो B इनवर्स बराबर B। बात समझ में आया, क्लियर है। चलो अभी आप ऐसा एक रिलेशन से कहानी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जहां पे क्या आ रहा है, जहां पे इनवर्स और एलिमेंट रिलेट हो रहा है, और वो आपका कौन सा प्रॉपर्टी होगा, इनवर्स का ही प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो अभी आप प्रॉब्लम को स्टार्ट करो यहां से। वी हैव ए बी होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आप जानते हो। ठीक है ना, ए बी होल इनवर्स को अपन क्या लिख पाएंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सही बात है, क्लियर है। चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से तो मैं इस जगह से क्या निकाल पाऊंगा, बोलो इस जगह से क्या निकाल पाऊंगा। B इनवर्स को हम लोग लिख देंगे, B इनवर्स और A इनवर्स हमारे पास A और B आया नहीं, B इनवर्स और A इनवर्स हमारे पास A और B आया। यही मसला है, सही बात है ना, यही मसला है। यहाँ से निकालेंगे कैसे इसको, क्योंकि अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज भी कर देता हूँ तो B इनवर्स तो B है, A इनवर्स तो A है, तो B आएगा उधर से, इधर से तो AB होल इनवर्स आ रहा है, तो AB होल इनवर्स को अपन क्या बोल पाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे और एक थॉट यूज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ा टफ हो जाएगा। ध्यान से देखो, मैं एक चीज आपको और बोल सकता हूँ क्या, कि सर आप बोल रहे हो कि A ग्रुप का एलिमेंट है, B भी ग्रुप का एलिमेंट है,
तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ग्रुप में सेटिस्फाई होता है ना सर, बिल्कुल होता है। तो मैं क्या लिख पाऊंगा कि बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग ये बोल सकते हैं कि A इंटू बी जो होगा वो भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, क्योंकि A और B दोनों के दोनों ग्रुप का एलिमेंट है और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो AB भी तो ग्रुप का ही एलिमेंट होगा ना दोस्त, उसमें क्या दिक्कत है, AB भी तो ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। अगर AB आपका ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी उसी ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबका इन्वर्स जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक वो ग्रुप कैसे होगा। क्वेश्चन में बोल के दे दिया ये ग्रुप है, तो आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा कि इस एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो भी ग्रुप में ही होगा, है ना। एंड AB का इन्वर्स जो है वो भी ग्रुप में है, ठीक है। तो अभी आप A इन्वर्स बराबर A इस प्रॉपर्टी को अगर यहां पे लगाते हो तो आप क्या बोल सकते हो कि सर AB का इन्वर्स जो है ना वो तो A के ही इक्वल होगा। बात समझ में आना, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया कि इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो उसी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा अगर A स्क्वायर का वैल्यू E दिया हुआ है तो, ठीक है। तो यहाँ से बहुत आसानी से हम ये चीज़ लिख सकते हैं। और AB होल इन्वर्स पे अगर आप प्रॉपर्टी लगा दोगे इन्वर्स का तो ये बन जाएगा B इन्वर्स A इन्वर्स, और B इन्वर्स का वैल्यू आपको पता है B और A इन्वर्स का वैल्यू पता है A, तो BA बराबर AB यहाँ से निकल गया। और अगर BA बराबर AB यहाँ से निकल गया तो ये ग्रुप क्या हो गया, ये कोई ऑर्डिनरी ग्रुप नहीं रहा, ये एक एबिलियन ग्रुप प्रूफ हो गया। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। बस वही चीज़ आपको समझना था, सोचना था एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व करना था। क्लियर है क्या। चलो तो अच्छे से आप देख लीजिएगा किस तरीके से लिखा गया है, उसी चीज को लिखना है, बस सुंदर हैंडराइटिंग के साथ प्रॉपरली कॉपी में नोट्स बना के रखना है, जो ऑलरेडी मैंने PDF आपके साथ शेयर कर रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को सोचते हैं। ये पांचों के पांचों प्रॉब्लम जो 9 to 13 दिया गया था ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उनमें से एटलीस्ट आपको 2 प्रॉब्लम तो मिल ही जाएगा, मैं आपको बता के दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा बातों को। अगला प्रॉब्लम है, इफ एवरी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स देन प्रूव दैट द ग्रुप इज अबिलियन। ये तो अभी अभी प्रूफ कर दिया ना हमने, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है एवरी एलिमेंट, ग्रुप में अगर हर एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है देन प्रूव दैट G इज एबिलियन। ये तो अभी अभी प्रूफ कर दिया हमने। पहले वाले क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड पार्ट था वही तो प्रूफ किया ना। यहाँ पे A इनवर्स इक्वल टू A, B इनवर्स इक्वल टू B, तो AB इनवर्स इक्वल टू AB होगा। तो इस जगह से हमने वापस प्रूफ कर दिया था AB बराबर BA, मतलब G एबिलियन होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले पहले वाले जस्ट अभी जो प्रॉब्लम किया है उसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये और करने का जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है ना। बट यहाँ पे 1 मार्क का आपको एक और क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। क्या है जानते हो क्या, कि अगर किसी ग्रुप में हर एक एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है तब वो एबिलियन होगा, ये तो कंफर्म है। बट अगर कोई ग्रुप एबिलियन होता है, जैसे मान लेता हूं 4th रूट ऑफ यूनिटी, अगर कोई ग्रुप एबिलियन, ये एक एबिलियन ग्रुप है, अगर कोई ग्रुप एबिलियन होता है तो जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट खुद का ही इन्वर्स होगा। क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन बोलता हूँ तो आयोटा का इन्वर्स क्या था, 1 अपॉन आयोटा था ना, और 1 अपॉन आयोटा तो माइनस आयोटा होगा। आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो तो माइनस आयोटा आ रहा है, वो खुद थोड़ी ना आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। 1 का इन्वर्स 1 ही आ रहा है, -1 का इन्वर्स -1 आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, बट आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स माइनस आयोटा आ रहा है एंड देन माइनस आयोटा का आयोटा आ रहा है। तो ये तो एक एबिलियन ग्रुप है, बट इसमें तो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है ना कि हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स होगा। इसीलिए इन क्वेश्चंस में इफ एंड ओनली इफ आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनका कन्वर्स ट्रू है ही नहीं। 9 और 10 दोनों क्वेश्चन में आपने इफ एंड ओनली इफ किए थे, क्योंकि उनका कन्वर्स भी ट्रू था और हमने प्रूफ भी किए थे। बट 11 और 12 दोनों क्वेश्चन में एक साइड से ही वो स्टेटमेंट ट्रू है, उसका कन्वर्स ट्रू है ही नहीं। इस चीज को याद रखिएगा। ये 1 मार्क दे करके आपको पूछा भी जा सकता है कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है कि नहीं, इज द कन्वर्स ट्रू, है ना। अगर ट्रू है तो प्रूफ करो, अगर ट्रू नहीं है तो डिसप्रूव करो। तो जब किसी चीज को डिसप्रूव करना होता है तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देना आपके लिए सफिशियंट है। एक एग्जाम्पल देके ये ग्रुप कंसिडर करके देखोगे, कंसिडरिंग एनी एबिलियन ग्रुप G इज इक्वल टू दिस अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन we have the inverse element of iota belongs to G is minus iota, which is not iota itself.
Therefore, it can be stated that the inverse element of each and every element from any abelian group is not the same element. Clear? समझ में आ रहा है? तो उस तरीके से आप कंक्लूड करके चीजों को समाप्त कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया था आपको, है ना, और उसमें क्या बताया जा रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि प्रूफ दैट एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, 2 और 3 इज एबिलियन. मतलब क्या कि अगर 1 ऑर्डर का कोई एलिमेंट मिल जाता है, अगर कोई भी ग्रुप मिलता है जिसका ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 है मतलब क्या कि उसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो अगर एक ही एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होता है तब तो वो एलिमेंट सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा ना, क्योंकि सबसे पहला हक तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ही बनता है ग्रुप में आने का. और अगर वो आइडेंटिटी ग्रुप एक ही एलिमेंट का ग्रुप है तब तो वो एबिलियन होना ही है ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो वो फॉलो करेगा ही करेगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा ही करेगा. और यहाँ से क्लियरली मालूम पड़ जाता है कि ये कॉम्यूटेटिविटी को भी फॉलो कर रहा है, तो ये तो एबिलियन होगा ही होगा, ये कंफर्म हो गया. अगर आपका ग्रुप में 2 एलिमेंट है, ऑर्डर उसका अगर 2 होता है, मतलब 2 एलिमेंट अगर होता है ना, 2 एलिमेंट अगर होता है, ऑर्डर अगर उसका 2 होता है तो क्या होगा. अगर उसका ऑर्डर 2 होता है तो क्या होगा, देखते हैं जरा ध्यान से. अगर ऑर्डर 2 होता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा, और उसके अलावा एक और एलिमेंट आएगा a. ठीक है, तो अगर a का बात मैं करूं, a का बात अगर मैं करूं तो a आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को तो फॉलो करना ही होगा क्योंकि वो ग्रुप में है. और अगर वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो a और ये इक्वल हो गया. a और ये अगर इक्वल हो गया तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्यूटेटिव बन जाएगा. क्यों? क्योंकि 2 ही तो एलिमेंट है. कॉम्यूटेटिविटी का कंडीशन तो एक ही पॉसिबल होगा, ए बी बराबर बी ए में ए इज इक्वल टू ई ए, उसके अलावा तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ना यहाँ पे. दैट्स वाई ये प्रूफ हो गया. बात समझ में आए? क्लियर है? चलो, मसला आएगा कि अगर आपका ग्रुप में एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा एलिमेंट है, दैट इज़ अगर आपका ग्रुप का ऑर्डर जो है वो अगर 3 हो जाता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर 3 हो जाता है, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप 3 हो जाता है तो उसमें ई के अलावा और 2 एलिमेंट आ जाएगा ए और बी. अभी इसको मैं एबिलियन कैसे प्रूफ करूंगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा. तो मैं सबसे पहले आपको बोल रहा हूं कि भाई ए जो है वो जी पे बिलोंग कर रहा है. आप बोलोगे बिल्कुल सही सर. बी जो है वो भी जी पे बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही, उसमें क्या दिक्कत है सर. तो भाई ए और बी अगर दोनों जी पे बिलोंग कर रहा है तो क्या ए इंटू बी जी पे बिलोंग नहीं करेगा? करेगा ना दोस्त. ए इंटू बी भी तो जी पे बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली करेगा. कैसे सर, कैसे? बाई क्लोजर प्रॉपर्टी. अच्छा, ये तो समझ में आया सर. बट आपने तो बोले सर कि यहाँ पे इस ग्रुप में 3 ही एलिमेंट है, और 3 एलिमेंट तो आप मान चुके हो, तो ये चौथा एलिमेंट किधर जगह करोगे आप? ये तो जगह ही नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप तो 3 ही होगा. मैं बोला हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही बोले, ये चौथा एलिमेंट कहाँ पे जगह होगा. फिर मेरे को क्लिक किया अचानक कि भाई ये चौथा एलिमेंट देखो कहीं पे जगह करने का जरूरत नहीं है. क्या पता ये चौथा एलिमेंट ये 3 में से ही कोई हो, उसका गारंटी तो आप नहीं दे सकते ना. ये चौथा एलिमेंट इन 3 में से ही कोई ना कोई हो, ये भी तो हो सकता है. अच्छा, आपने बोले ठीक बोले सर, ये चौथा एलिमेंट इन तीनों में से ही कोई ना कोई हो सकता है. जैसे वो 4th रूट ऑफ यूनिटी में 1 इंटू 1 होकर के 1 इंटू -1 होकर के -1 ही आ रहा था. ठीक है ना, 1 इंटू आयोटा करके आयोटा ही आ रहा था, उसी ग्रुप का ही एलिमेंट आ रहा था. बिल्कुल सही सर. तो ये चौथा एलिमेंट तो इन तीनों में से ही कोई ना कोई होगा. देख लेते सर, क्या पता ये चौथा एलिमेंट ए के इक्वल हो तो क्या होता है, देख लेते हैं. क्या पता ये बी के इक्वल हो सकता है, क्या पता ये ई के इक्वल हो सकता है. समझ में आ रहा है? चलिए, अगर ए बी ए के इक्वल है और ए उस ग्रुप का एलिमेंट है तो ए पे तो मैं बोल सकता हूं ना कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा. तो ए को मैंने ए इंटू ई लिख दिया बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. ब्रैकेट में लिखना चाहते हो लिख सकते हो. फिर मैंने क्या किया, लेफ्ट कैंसिलेशन यूज किया तो मेरे पास बी बराबर ई आ गया. समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहां पे भी मैंने क्या किया, ऐसे लिखा इसको, या फिर इसको ऐसे लिखो आप, ई बराबर बी, ई इंटू बी लिखो. तो बी बी राइट कैंसिलेशन किए तो ए का वैल्यू यहां से ई आ गया. बट अब ध्यान से देखो, अगर ए या बी कोई भी ई के इक्वल हो जाता है,
अगर ए ई के इक्वल हो जाता है या फिर बी ई के इक्वल हो जाता है तो एक एलिमेंट इस ग्रुप से कम हो जाता है ना। ऑर्डर तो 3 बोला है आपने, तो इन तीनों में से कोई भी तो एक दूसरे के सेम नहीं हो सकता, ये तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना पड़ेगा। अगर ए ई के इक्वल हो गया और बी ई के इक्वल हो गया तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये क्यों पॉसिबल नहीं होगा? सिंस ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 3, क्योंकि अगर ये पॉसिबल हो गया तो मसला हो जाएगा। क्या मसला हो जाएगा? कि सर ग्रुप का ऑर्डर तो 2 में रिड्यूस हो जाएगा, 3 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 एलिमेंट तो सेम हो जाएगा। तो मेरे को समझ में आ गया कि ये कंडीशंस तो हो नहीं सकता। अगर ये क्वेश्चंस नहीं हो सकता है तो ए बी का वैल्यू क्या होगा? ई ही होगा। ऑब्वियसली ए बी का वैल्यू क्या होगा? ई ही होगा। और अगर ए बी ई हो रहा है तो सिमिलरली अगर ए बी ना करके मैं बी ए करता तो बी ए का वैल्यू भी क्या आता? ई ही आता। और अगर ए बी बी ई है, बी ए बी ई है, तो ऑब्वियसली ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा और आपका ग्रुप क्या हो जाएगा? एबिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तीनों ऑर्डर का कोई भी ग्रुप आप उठा लो, इन तीनों ऑर्डर का आप कोई भी ग्रुप उठा लो, आपके पास रिजल्ट हमेशा एबिलियन ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? फोर्थ ऑर्डर ऑनवर्ड्स आप बता नहीं सकते, आपको चेक करके बताना पड़ेगा, बट थर्ड ऑर्डर तक तो आप कंफर्म होकर के बता दोगे कि सर कुछ भी हो जाए ये तो एबिलियन ग्रुप होंगे ही होंगे। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो यही था हमारा लास्ट क्लास के होमवर्क जो हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। ठीक है, अभी हम इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं एंड देन हम एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे विच इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो सेट ऑफ इंटीजर्स का। ठीक है, चलिए उसके पहले हम कुछ यहाँ पे इक्का दुक्का सवाल देख लेते हैं। ठीक बात है? क्लियर है? चलिए नंबर 14 देखिए। नंबर 14 में ऑपरेशन को और ब्यूटीफुल तरीके से चेंज कर दिया गया है ना। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व कर दिया गया? यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर को इन्वॉल्व कर दिया गया। ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर बेस करके खास अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, मैं करा के दे रहा हूं, क्या पता आपके टाइम में ये पहला क्वेश्चन हो जो आ जाए। ठीक है, चलो अभी ध्यान से कहानी को समझना, ध्यान से कहानी को समझना। अभी देखो, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन आप तो समझते होंगे सेट का। ठीक है, अगर कोई भी सेट दे करके मैं इस तरीके से यहां पे लिखता हूं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जो भी है ना, एक्स का इंफॉर्मेशन दिया जाता था। बट ये सच दैट से पहले जो भी आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो उस सेट का पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सारे सेट के एलिमेंट्स किस फॉर्मेट में होगा वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल ऐसा कुछ होता तो हम समझते अच्छा इस सेट का सारे एलिमेंट एक्स के फॉर्मेट में होगा, मतलब एक सिंगल एलिमेंट होगा। बट एज यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर दिख गया, ए कॉमा बी क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो आपको समझ में आया कि इस सेट में जो भी एलिमेंट आएगा वो सिंगल एलिमेंट के तरह रूप में नहीं होगा, वो एक एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। मतलब A1, B1, A2, B2, A3, B3 ऐसे ही होगा, है ना। इस सेट को अगर आप ओपन करने जाओगे तो आपके पास अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा एलिमेंट्स के रूप में। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में आप लिखने जाओगे ना तो आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ मिलेगा, जहां पे A1, B1, A2, B2 सारे के सारे इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा, जहां पे A एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है और B कोई भी रैशनल नंबर है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये हो गया आपका सेट का इंफॉर्मेशन। अभी आते हैं ऑपरेशन के ऊपर। देखो ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन किया गया है, ध्यान से देखो। ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन किया गया है उस चीज को एक बार ध्यान से देखते हैं, है ना। एंड द ऑपरेशन डिफाइंड ऑन G इज, क्या ऑपरेशन डिफाइन किया गया है? A, B स्टार C, D is equal to AC, AD plus B। बात समझ में आ रहा है? A, B स्टार C, D क्या हो जाएगा? AC, AD plus B। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो इसको समझते जरा, मामला क्या है? मामला क्या है ध्यान से देखो कि इन दोनों, क्योंकि इस सेट का दो एलिमेंट क्या है? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही है, तो जो भी आपको ऑपरेशन दिया जाएगा वो ऑपरेशन दो ऑर्डर पेयर को ही ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट प्रोडक्ट होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे रीड करने का कोशिश करो।
और सेकंड एलिमेंट के जगह पे जो भी आया वो क्या आया, फर्स्ट और फोर्थ प्रोडक्ट हुआ और वो सेकंड के साथ ऐड हो गया, ठीक है, AD प्लस B, ठीक है ना। उसी ऑपरेशन के अंडर पे आपको ऑपरेट करना पड़ेगा चीजें। अभी सबसे पहले आप रोमन 1 करो, आपको प्रूफ करना है कि ये एबिलियन ग्रुप है कि नहीं, आपको बताना है। तो पांचों कंडीशन चेक करने पड़ेंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे सबसे पहले, तो आप क्या देखोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा सर? क्लोजर प्रॉपर्टी होगा कि आपका कोई भी दो एलिमेंट G से उठाओगे आप, ठीक है, G से आप उठाओगे, उठाने के बाद क्या करोगे आप, उठाने के बाद क्या करोगे, ऑपरेट करने के बाद जो नया एलिमेंट मिलेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर ही मिलेगा, वो अगर G का एलिमेंट हो जाता है तो कन्फर्म है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते यही दो ऑर्डर्ड पेयर उठा देते G से, है ना। तो हम मान लेते लेट A, B एंड C, D, ये तो दो एलिमेंट होगा G का, क्योंकि G के एलिमेंट तो अभी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में है, बिलोंग्स टू G वेयर फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का वो नॉन जीरो होना पड़ेगा। A, C, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट दो है, तो A, C आर टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। नॉन जीरो, इसको आप डायरेक्टली भी ऐसे ही लिख सकते हो, रैशनल नंबर्स, एंड B, D बिलोंग्स टू रैशनल। क्लियर है? चलो अभी अब ध्यान से समझना बात को। अगर ये दोनों के दोनों एलिमेंट G पे है तो इनका जो ऑपरेशन आएगा, देयरफॉर इनका जो ऑपरेशन आएगा अंडर द गिवन ऑपरेशन, वो कितना आएगा, वो तो AC, AD प्लस B आएगा। अभी मेरे को चेक करना है क्या ये चीज G पे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये चीज G पे बिलोंग कब करेगा, ये ऑर्डर्ड पेयर G पे बिलोंग कब करेगा, जब ये वाला नॉन जीरो रैशनल नंबर होगा और ये वाला रैशनल होगा, ठीक है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं बिलोंग्स टू G। रीजन ब्रैकेट में दे सकते हो, सिंस AC बिलोंग्स टू Q एंड AC नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल A, C बिलोंग्स टू Q माइनस 0, ठीक है। अगर A और C दोनों नॉन जीरो है तो A और C का प्रोडक्ट तो कभी जीरो नहीं हो सकता है ना। तो वही मैंने बोल दिया कि आपको जो चाहिए था फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो रैशनल नंबर चाहिए था, वो तो मिल चुका है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल तो रैशनल ही होगा और जीरो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि जीरो तभी हो सकता है जब दोनों में से एटलीस्ट एक जीरो होता है। यहाँ पे तो दोनों में से एक भी जीरो नहीं हो पाएगा, A और C दोनों नॉन जीरो है तो दोनों का प्रोडक्ट तो जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और A, B, D ये सब रैशनल है तो AD प्लस B जो है वो तो रैशनल हो ही पाएगा, क्योंकि अभी बोलोगे सर A तो नॉन जीरो है बट D तो जीरो हो सकता है, B भी जीरो हो सकता है, तो आंसर तो जीरो आ ही सकता है ना, ठीक है। फॉर ऑल B, D बिलोंग्स टू Q एंड A बिलोंग्स टू Q माइनस 0, आप क्लियरली ये बोल सकते हो कि ये G पे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि G का प्रॉपर्टी बस वही है कि G पे एक ऑर्डर पेयर चाहिए जहां पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो रैशनल, और सेकंड ऑर्डर पेयर रैशनल होना चाहिए। तो वो सेटिस्फाई कर गया, पूरा अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर गया, कोई दिक्कत नहीं बचा यहाँ पे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर G इज क्लोज्ड अंडर स्टार। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुका है। अगला आता है हमारे पास क्या, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे दोस्त, आपके पास तीन ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, क्योंकि एसोसिएटिविटी के लिए तो आप तीन ही ऑर्डर्ड पेयर यूज करोगे ना, A1 B1, A2 B2 एंड A3 B3 बिलोंग्स टू G वेयर A1 A2 A3 बिलोंग्स टू Q माइनस 0 एंड B1 B2 B3 बिलोंग्स टू Q। बात समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो तो अभी अगर मैं बात स्टार्ट करूं तो ये तीनों के तीनों मैंने G पे कंसीडर कर रखा है, ठीक है। अगर ये तीनों के तीनों दोस्त G पे है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मैं पहले इन दोनों को ऑपरेट करके इसके साथ ऑपरेट करता हूं। तो देखिएगा क्या करते, A इंटू BC, ऐसे ही तो करते थे ना, A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C। अभी इसको आंसर कैसे निकालेंगे, देखो इसको तो अपने जगह पे रख दो, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करो,
इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट और फर्स्ट का प्रोडक्ट कॉमा, इधर क्या आएगा? फर्स्ट और फर्स्ट का प्रोडक्ट, फिर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट के साथ सेकंड वाला समेशन, दैट इज फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट के साथ सेकंड वाला समेशन, दैट इज A2B3 प्लस A2B3 प्लस B2। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अभी इन दोनों को अगर मैं ऑपरेट करने गया तो क्या होगा? अगेन फर्स्ट और फर्स्ट का प्रोडक्ट, और इधर क्या आएगा? फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के साथ सेकंड वाला समेशन, सेकंड वाला समेशन, ये आएगा आंसर। दैट इज A1 A2 A3 कॉमा A1 A2 A3 प्लस A1 B2 प्लस B1, ये आ जाएगा आंसर। सही बात है, क्लियर है? चलो अभी आपको क्या कैलकुलेट करना चाहिए? अगेन आप क्या कैलकुलेट करोगे? ऑब्वियसली आप ये वाला कैलकुलेट करोगे, पहले इन दोनों को ऑपरेट करोगे एंड देन इस रिजल्ट के साथ आप आखिरी वाले को ऑपरेट करोगे। सही बात है, यही तो करोगे ना? अच्छा, तो पहले इन दोनों को रिजल्ट का आप देखिए क्या आता है ना? इनका ऑब्वियसली आप कर लीजिएगा यार, खुद से करके देखो, ये इसके ही इक्वल आएगा। ठीक है, देयरफॉर आप कमेंट कर देना कि दिस इक्वल टू दैट। ठीक है ना, आप लिख दीजिएगा यार, मैं और लिख नहीं रहा हूँ, है ना? दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका होल्ड हो गया। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा एक बार, करने के बाद वही A1 A2 आएगा, कर ही देता हूँ यार, वही A1 A2 आएगा, और इधर क्या आएगा? A1 B2 प्लस B1, और इसके साथ A3 B3 को जब भी आप ऑपरेट करोगे, है ना, तो आपके पास क्या मिलेगा रिजल्ट में? पहले वही इन दोनों का प्रोडक्ट, और आखिरी में इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये, दैट इज A1 A2 B3। ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिख दिया, नहीं, ये B2 B3 होना चाहिए, A1 A2 B3 और प्लस A1 B2 प्लस B1, तो ये इक्वल आ गया दोनों। आप लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो ये तो ठीक पार्ट है, यहाँ तक तो हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखा के जाएगा वो है आइडेंटिटी, वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में आप यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेशन, तो ये नोन ऑपरेशन तो है नहीं, ये तो अननोन ऑपरेशन है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको खुद से सोच करके निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो वो आप कैसे निकालोगे सबसे पहले आपको समझना है। ठीक है, तो अब मान लो लेट A, B belongs to G and C, D belongs to G be its identity element। मान लेते ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, मान लेते ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है C, D, तो क्या होगा? यहाँ से क्या पता चलेगा कि A, B और C, D का जो ऑपरेशन होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए? A स्टार E मस्ट बी इक्वल टू A, इसी के इक्वल आना चाहिए। अभी ये दोनों क्या होगा? इनका रिजल्ट क्या होगा? AC, AD प्लस B इज इक्वल टू A, B। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होता है? जब AC A के इक्वल होगा एंड AD प्लस B B के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से B कैंसिल हो गया, तो AD का वैल्यू आ गया 0 और यहाँ से AC का वैल्यू आ गया A। ठीक है ना? तो अभी मैं यहाँ से क्लियरली बोल सकता हूँ ना कि A जो है वो तो नॉन जीरो है। अगर A नॉन जीरो है, देखो यहाँ से और सुंदर तरीके से मैं आपको बताता हूँ। A को कॉमन ले लो, C-1 बराबर 0। बहुत बच्चे डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। जब तक ये नॉन जीरो नहीं बोलेगा तो A का भी 0 होने का चांसेस बच जाएगा। बट एज क्वेश्चन में गिवन है कि A नॉन जीरो है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका नॉन जीरो है, तो ऑब्वियसली C-1 0 होगा और C का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि A जो नॉन जीरो है, अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है, एक नॉन जीरो है, तो दूसरे वाले को तो 0 होना ही पड़ेगा। तो C1 और D 0 मिल गया। ठीक है ना? देयरफॉर आप क्या कमेंट कर सकते हो कि 1, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू। इस तरीके से ऑपरेशन जब अलग से दिया जाता है नया करके तो आइडेंटिटी एलिमेंट खुद से आपको निकालना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी ए स्टार ई बराबर ए। अभी यहाँ पे ए के जगह पे ऑर्डर्ड पेयर आ गया क्योंकि क्वेश्चन ही ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में है। इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। तो ये 1,0 जो है वो क्या निकल गया, ये आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन। ठीक है, सच दैट मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए स्टार बी के साथ अगर मैं 1,0 को ऑपरेट करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास ये देखो a इंटू 1 ए आएगा और a इंटू 0 प्लस बी बी आएगा विच इज इक्वल टू 1,0 स्टार a b। ठीक है, मतलब ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड्स, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्रॉपर्टी। यहां तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलो यहां तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, तो उसके बाद मैं और 2 प्रॉपर्टी बाकी है उनको करता हूं, इनवर्स और आपका कम्यूटेटिव। सही है दोस्त, इनवर्स एक हो गया और दूसरा हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो जरा, 4th वन इज इनवर्स। ठीक है, तो अगेन वही लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू g एंड c कॉमा d बिलोंग्स टू g be the inverse element of a कॉमा b such that क्या होगा, अगर ये इनवर्स एलिमेंट है तो a कॉमा b और c कॉमा d का जो ऑपरेशन आएगा रिजल्ट वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज 1,0 के इक्वल होगा। तो ये कितना आ जाएगा AC और दूसरा वाला आ जाएगा AD प्लस B, वो आ जाएगा 1,0 के इक्वल। तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो कि AC का वैल्यू 1 और AD प्लस B का वैल्यू 0। तो अभी A तो नॉन ज़ीरो है तो A को नीचे लेके आ सकते हो और D हो जाएगा माइनस B बाई A। देयरफॉर 1 बाई A कॉमा माइनस B बाई A इज द, ये भी तो G पे बिलोंग ही करेगा, मतलब G पे बिलोंग क्या बोल रहा हूँ, ये आपका नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर ही होगा क्योंकि A नॉन ज़ीरो है ना, और ये आपका रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, मतलब या फिर आप ऐसे लिख दो फॉर ऑल B बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड A बिलोंग्स टू नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। ठीक है, देयरफॉर ये निकल गया कि दिस इज द इनवर्स एलिमेंट of A comma B which belongs to G such that प्रॉपर्टी शो करना पड़ेगा, है ना, एलिमेंट और उनका G पे बिलोंग कर रहा है ना, यही इनवर्स निकला और यही G पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये इनवर्स एलिमेंट कंफर्म हो गया क्योंकि A अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर है तो 1 बाई A भी वही होगा और माइनस B बाई A भी रैशनल होगा। रीजन अपने बता दिए, बस ये लाइन तो फॉर्मेलिटी के लिए लिखेंगे। A स्टार B दैट इज इनवर्स एलिमेंट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज इक्वल टू इनवर्स एलिमेंट स्टार ओरिजिनल एलिमेंट A कॉमा B। तो ये आइडेंटिटी इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया। अभी अगर मैं बात करूं कॉम्यूटेटिविटी का, ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है आपको। नाउ considering A comma B and C comma D belongs to G for all A comma C belongs to non-zero rational number and B comma D belongs to rational, we have, अब क्या निकालोगे, इन दोनों का ऑपरेशन निकालोगे। पहले इन दोनों का ऑपरेशन क्या आएगा माय डियर, AC कॉमा AD प्लस B। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, घुमा के एक बार उल्टा करके निकालोगे, दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा वही वापस C आएगा और दूसरा आ जाएगा BC प्लस D आएगा। ठीक है, नाउ हियर AC और CA तो इक्वल हो जाएगा बट AD प्लस B और BC प्लस D क्या हमेशा इक्वल होगा, क्या AD प्लस B और BC प्लस D हमेशा इक्वल होगा, नहीं, ये हमेशा इक्वल नहीं होगा। नॉट इक्वल फॉर ऑल A कॉमा B
A, C belongs to Q naught and B, D belongs to Q, है ना। ये हमेशा इक्वल होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप एग्जाम्पल मान के भी ये दिखा सकते थे। यहाँ से ही मैं कंक्लूड कर दूंगा कि भाई ये चीज़ जो है वो नॉट नेसेसरीली इक्वल है इसके साथ। और अगर ऐसा हो रहा है, हो भी सकता है किसी किसी केस में, बट हमेशा तो हो नहीं पा रहा है ना, ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए तो ये ट्रू नहीं हो पा रहा है, तो इसको तो हम सही नहीं बोल सकते, ठीक है। देयरफॉर G इज अ ग्रुप बट नॉट एबिलियन ग्रुप। G ग्रुप तो आ गया बट एबिलियन ग्रुप नहीं हो पाया। बात क्लियर है, समझ में आया ना। तो ये हो गया एक और अल्टीमेट क्वेश्चन आपके ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड करके। ऑपरेशन अगर चेंज कर दिया जाए और सेट का फॉर्मेट भी चेंज कर दिया जाए, अगर ये प्रॉब्लम अपने बहुत अच्छे से समझ गए तो बाकी सारे ऑपरेशन चेंज वाले जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और एलिमेंट आपको, एक और क्वेश्चन मैंने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। उनको आप जरूर ट्राई कीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। 15 का मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, इतना 15 का मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। देखो दोस्त कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन है 15। हाँ, G कॉमा समथिंग, आप O बोलो या फिर सर्कल बोलो, कुछ भी बोलो, ये एक ग्रुप दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? एक ग्रुप दिया हुआ है। भाई अगर ये ग्रुप है मतलब क्या कि G जो है वो इस ऑपरेशन के अंडर पे चारों की चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर चुका है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं बोलूं कि A, B अगर G पे है ना, तो AB भी G पे मिल रहा है। AB मतलब क्या? AOB, है ना। फिर अब BOAB G पे मिल चुका है, ये सब आप बोल सकते हो। फिर एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो गया होगा ऑलरेडी, यहाँ पे एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो गया होगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाई हो गया होगा सारे एलिमेंट्स के लिए, ठीक है ना। सारे एलिमेंट्स के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया होगा, ठीक है। इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया होगा और इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा होगा, अदरवाइज ये ग्रुप थोड़ी ना होता। एज इसको ग्रुप बोल चुका है वो लोग, तो ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई करना ही होगा। अभी क्वेश्चन को किस तरीके से चेंज किया बोल, अभी बोल रहा है कि आपको G कॉमा स्टार क्या एक ग्रुप है ये बताने के लिए बोल रहा है, जहां पे ये बोला जा रहा है कि A स्टार B इज इक्वल टू BOA। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। तो आप ये जानते हो कि भाई BOA तो G पे बिलोंग कर रहा है, तो A स्टार B भी G पे बिलोंग करेगा। अगर A स्टार B G पे बिलोंग कर दिया तो स्टार के अंडर पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो अभी आप जब आप वो प्रूफ करने जाओगे एसोसिएटिविटी को, तो आप इसी के मदद से कर पाओगे। A स्टार B को आप लिख दोगे BOA स्टार C, ठीक है ना, है ना। और आप इस स्टार को हटा करके वापस क्या लिख पाओगे, है ना। स्टार जब हटेगा तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो C पहले आ जाएगा, फिर गोला लग जाएगा, फिर B पहले आ जाएगा, है ना। और इस चीज को तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, तो ऐसे तोड़ तोड़ के ये चीज ही आप इसको A स्टार B स्टार C के इक्वल दिखा दोगे, तो ये भी एसोसिएटिव हो जाएगा। सिमिलरली आइडेंटिटी भी होगा और क्या बोलते हैं उसको, इनवर्स प्रॉपर्टी भी फॉलो कर जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों पे देखो ना खूबसूरती क्या है कि जस्ट स्टार को O पे कन्वर्ट कर दिया और AB को उल्टा कर दिया। तो अगर AB O के अंडर पे चारों के चारों सेटिस्फाई कर रहा है तो स्टार के अंडर पे तो करेगा ना भाई। बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस तरीके का ट्रिकी क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है ना, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन मान लो, सेट आपका नॉन जीरो रियल नंबर है और ऑपरेशन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। यहाँ पे ऑर्डर पेयर तो नहीं है, चलो बच के, लेंथ बहुत कम होगा, बट क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करना, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 पे ऑपरेशन xy दिया गया है और x लेस देन 0 पे x डिवाइडेड बाई y दिया गया है, ठीक है। आपको चेक करना है, प्रूफ करना है कि ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। तो नॉन एबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए पहले उसको ग्रुप तो प्रूफ करना ही पड़ेगा। ग्रुप प्रूफ करने के बाद जाकर के हम लोग इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फेल दिखा देंगे, डिसप्रूफ कर देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, तो ये एबिलियन ग्रुप नहीं है, प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो एबिलियन ग्रुप अगर प्रूफ करना है तो भी 4 कंडीशन प्रूफ करना पड़ेगा, पहला चारों नहीं प्रूफ करना है मतलब नॉट एबिलियन ग्रुप, तब भी आपको पहला 4 कंडीशन को तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं दोस्तों। बात समझ में आया ना, ठीक है। और मैं एक और बात अगर बता देता हूँ कि आप जैसे कि जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने जाओगे, है ना,
तो अगर आपने पॉजिटिव रियल नंबर कंसीडर किए, ठीक है, तब तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऊपर वाले से आएगा, दैट इज x स्टार y इज इक्वल टू एक्स वाई से आएगा, है ना। और अगर आप नेगेटिव वाले को कंसीडर किए, एक्स ए अगर आपका नेगेटिव हो जाता है तब तो ये a डिवाइडेड बाई b हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि सर डिवीजन तो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं होता है। अरे किसने बोला नहीं होता है, वो तो बाकी जगह पे नहीं होता है, रियल नंबर का सेट में तो हो जाता है ना बाइनरी ऑपरेशन। ये नॉन जीरो रियल नंबर का सेट दिया हुआ है, डिवीजन ऑफ टू रियल नंबर तो रियल नंबर ही आएगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो है ना दोस्त, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिविटी तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा ही। अभी बस बारी है कि आपको एसोसिएटिव कैसे चेक करना है, आइडेंटिटी कैसे चेक करना है और इनवर्स प्रॉपर्टी कैसे खेलना है, उन चीज़ों को सोचना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही ये सारे अगर करोगे तो एकदम मजबूत हो जाएगा, बोला है ना। यूनिट 1 में आपको कोई हरा नहीं सकता, उसका 14 मार्क्स तो जरूर आपको मिलेगा, कन्फर्म है। ये एक और सिंपल प्रॉब्लम है, बट इनको भी लिखते कैसे हो वो चीज़ मैं ज़रूर आपको अच्छे से चेक करूँगा कि कैसे आप इनको लिखते हो, ठीक है ना। ये 2016 में आया हुआ प्रॉब्लम था, है ना। a प्लस बी रूट टू, मतलब इस सेट का जो भी एलिमेंट है वो पहले ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में था। यहाँ पे ऑर्डर पेयर तो नहीं है, बट यहाँ पे क्या किस फॉर्मेट में है, a प्लस बी रूट टू, ठीक है ना। अभी a प्लस बी रूट टू में ए बी क्या दिया हुआ है, रैशनल दिया हुआ है ना। तो ए बी अगर रैशनल दिया हुआ है तो ये ऑब्वियसली किस फॉर्मेट में आएगा, इरैशनल होगा, ठीक है ना। ये इरैशनल होगा, 1 प्लस 2 रूट टू, 1 प्लस 3 रूट टू, इस फॉर्मेट में आएगा। हाँ, रैशनल भी आ सकता है, सिर्फ इरैशनल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, रैशनल भी आ सकता है। अगर आप b का वैल्यू 0 रख देते हो तब तो सारे के सारे रैशनल नंबर आ जाएगा ना, क्लियर है। तो यहाँ पे रैशनल भी आएगा, इरैशनल भी आएगा, दैट इज वो रियल नंबर का सेट हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ, सारे इरैशनल नंबर शायद नहीं भी आ सकता है ना, सारे के सारे दुनिया के सारे इरैशनल नंबर आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे √3 नहीं ला पाओगे, √3 भी तो एक इरैशनल नंबर है, √3 आप ला पाओगे क्या, √3 आप नहीं ला पाओगे। आप सोच के देख लीजिए ना, √3 आप कैसे लाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए √3 को लेकर के आना, ठीक है ना। क्योंकि अगर √3 को लेकर के आना है तो या तो आप a को 0 रख दोगे और b को आपको रखना पड़ेगा √3/√2 जो कि इरैशनल है, बट b इज रैशनल, तो ये तो आप रख ही नहीं पाओगे। या फिर आपको इसको 0 करके इसको √3 लाना पड़ेगा, दैट इज b को 0 रखना पड़ेगा, ये तो ओके है, बट a को √3 रखना पड़ेगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो b जब 0 हो जाएगा तो a रैशनल, मतलब सारे के सारे रैशनल नंबर तो इस सेट में आ ही जाएगा, है ना। बट सारे इरैशनल नंबर नहीं आ पाएंगे, दैट इज पूरा रियल नंबर का सेट तो ये नहीं बन पाएगा, है ना। रैशनल नंबर सारे होंगे और इस फॉर्मेट में जो इरैशनल है वही आएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि ये ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्रूफ करके बताओ। तो क्लोजर एसोसिएटिव तो फॉलो होगा, ये तो पता ही चल रहा है, बस आपको आइडेंटिटी पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सही बात है। आइडेंटिटी एलिमेंट पे सोचना है थोड़ा सा अच्छे से, एंड देन इनवर्स पे अकॉर्डिंगली सोचना है, ठीक है। क्योंकि एलिमेंट जो होगा वो तो इसी फॉर्मेट में आप एलिमेंट को कंसीडर करोगे, ठीक है ना। तो जब आप आइडेंटिटी निकालने के लिए a स्टार e बराबर a करोगे तो यहाँ पे a के जगह पे तो a प्लस बी रूट टू का एलिमेंट आएगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और स्टार आपका एडिशन हो गया और ये a के इक्वल हो जाएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो आपका माइनस बी रूट टू के इक्वल आ रहा है ना, ठीक है। और माइनस बी रूट टू तो बिलोंग करेगा सेट में, ठीक है ना। माइनस बी रूट टू तो सेट में बिलोंग करेगा, जब a 0 हो जाएगा तभी तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको काम करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है, और आपको चीज़ों को कंक्लूड करना है। बात समझ गए मेरे बात को, क्लियर है दोस्त। तो चलिए, अरे सॉरी यार, यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ यार, यहाँ पे a थोड़ी ना आएगा, a प्लस बी रूट टू आएगा ना, क्योंकि a के जगह पे a प्लस बी रूट टू, तो ये पूरा कैंसिल होकर e 0 आएगा, और ये तो 0 ही आना चाहिए। मैं कैलकुलेशन क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट तो 0 ही होगा ना, है ना। आपको सॉल्व करने का जरूरत होगा कहाँ पे, इनवर्स के लिए। तो इनवर्स के लिए कुछ भी नहीं, दिस प्लस अनदर एलिमेंट विल बी 0, तो अनदर एलिमेंट का वैल्यू इसका नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर ये इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो इसका नेगेटिव भी तो बिलोंग कर सकता है ना, क्लियर है। क्योंकि ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ए भी पॉजिटिव हुआ तो उनका नेगेटिव भी आ जाएगा, क्योंकि ए और बी सारे रैशनल नंबर लेगा, जहाँ पे पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा। और अगर ए बी नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर है क्या। तो ये आप इजीली टैकल कर लोगे, है ना। ये ठीक ठाक प्रॉब्लम है, बट अनकॉमन प्रॉब्लम था, पहला आया,
है ना। 2016 से पहले ये प्रॉब्लम रिपीट नहीं हुआ, पहली बार आया था, इसीलिए मैंने आपको दे दिया। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आए पिछले 10 साल में सब करा चुके। अब मैं तो बोल रहा हूं ना आपको, आप ये 17 क्वेश्चन कर लो, आप ये 17 क्वेश्चन करके जाओ बस, ठीक है। आपको ना 14 मार्क नहीं 28 मार्क का होता है ना, और लेकर के 28 मार्क होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। आपको ना जनाब मैं आपको बोलता हूँ, आपको अगर इन 28 मार्क में से ये 17 क्वेश्चन में से कम 12 के 13 नंबर तो दिख ही जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 17 क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको, और इनको भी अच्छे से कर दिए ना दोस्त तो भी बहुत फायदे हैं। समझ लो, क्लियर है? तो अच्छे से कीजिएगा, ऐसा ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट 1 ईजी पार्ट में है ना। यूनिट 2 में थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकता है, सब ग्रुप लैग्रांज थ्योरम वगैरह काफ़ी सारी चीज़ आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क में रहा है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंगली क्लास में, जो भी आपका डाउट रहेगा, है ना। और बाकी आप सारे क्वेश्चन लेक्चर में करके देना, मेरे को ठीक भी नहीं लगता है ना। एक करके दिया और बाकी तीनों पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया। आप कीजिए, एफर्ट लगाइए, क्योंकि यहाँ पे रूल वही आप जानते हो, आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सारे स्पून फिट कर दूंगा। तो आप कीजिएगा, जो भी डाउट्स है अकॉर्डिंगली अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन चलते हैं हमारा इस फर्स्ट पार्ट का आखिरी टॉपिक जो है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, उस चीज़ को देख लेते हैं, उन दोनों ऑपरेशन को अच्छे से समझ जाते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट होता है हमारा अगला पार्ट, दैट इज एडिशन मॉड्यूलो ऑफ एन। उसको z सफिक्स n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ऑफ, इनको समझना डिटेल में कि ये क्या कहते हैं, इनका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। चलो ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा टफ लगेगा, ध्यान से समझिएगा। मान लो G हमारे पास एक सेट है 0 से n-1 तक, कहाँ तक? 0 1 2 3 कंसेक्यूटिव अप टू n-1 तक पॉजिटिव इंटीजर्स आया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, फॉर्म्स ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, मतलब उसमें टोटल n एलिमेंट्स है। 1 से n-1 तक n-1 एलिमेंट, और 0 को एक और ले लोगे तो टोटल n एलिमेंट्स है। अंडर द ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो n डिनोटेड एंड डिफाइंड एज दिस। तो इस ऑपरेशन का मतलब क्या है उस चीज को पहले समझते हैं। इस ऑपरेशन का मतलब क्या है पहले उस चीज को समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इसका मीनिंग है कि जब मैं a और b को ऐड करूंगा, ठीक है, ऐड करके जब मैं उसको n से डिवाइड करूंगा, एडिशन मॉड्यूलो जो ऑपरेशन है वो ये वाला पार्ट है, उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही है, ठीक है। जब मैं a और b को ऐड करूंगा, करके मैं n से डिवाइड करूंगा, तब हमारे पास जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वो है इसका आंसर r। समझिएगा, ठीक है। तो अगर मैं मान लीजिए 2 और 4 को ऐड करता हूं, और मतलब 2 एडिशन मॉड्यूलो 3 4 अगर मैं लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? 2 और 4 को ऐड किया, कितना आया? 6 को जब मैं 3 से डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है? 0। लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। क्लियर है? उसके बाद जैसे यहां पे मान लीजिए 3 और 4 को ऐड करोगे और 3 से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 7/3, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, 1 आएगा, समझ में आया ना? यहाँ पे 0 आएगा। 13 और 7 20 आ जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर जो होता है वही होता है उसका आंसर। लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर जो है वही है उसका आंसर। समझ में आया? तो ये तो इस ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इस ऑपरेशन का मतलब क्या है वो हमने बहुत अच्छे से समझ गए। क्लियर है दोस्त? समझ में आ रहा है? चल अभी ध्यान से देखना। अभी जैसे इस ऑपरेशन को मैं इस तरीके से भी यहाँ पे लिख करके दिया जनरल फॉर्मेट में, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये है उसका मीनिंग, अल्टीमेट मीनिंग। ए एडिशन मॉड्यूलो बी अगर मैं करता हूँ, जहाँ पे मॉड्यूलो एन दिया हुआ है, तो इसका आंसर a प्लस बी ही आएगा। आपको बोला गया है अगर आपका a प्लस बी एन से छोटा है तो। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि 2 + 7 4, मतलब एडिशन मॉड्यूलो 7 4, तो 2 + 4 तो 6 है ना। तो 6 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर तो 6 ही आएगा। अरे भाई एक बार भी तो नहीं जाएगा ना, 0 टाइम्स जाएगा, तो रिमाइंडर तो उतना ही आ जाएगा ना डायरेक्टली।
तो अगर ये a प्लस बी जो 6 है वो अगर n से छोटा है तो आंसर तो वही आ जाएगा ना, रिमाइंडर तो वही आ जाएगा, a प्लस बी ही आएगा रिमाइंडर। समझ में आ रहा है ना। अगर आप 2 और 3 को लेते तो 5 को जब 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर तो 5 ही आएगा, वही आ जाएगा एज इट इज। बट अगर आप यहाँ पे इस 2 और 4 को ना लेकर के आप यहाँ पे एडिशन मोडुलो 7 के अंडर पे मान लीजिए 10 को ले लेते तो 2 + 10 कितना हो जाएगा दोस्त, 13 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। 12 को जब 7 से डिवाइड करूंगा तब तो एक बार क्वोशिएंट आ जाएगा ना सर, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। और ये 5 एग्जैक्टली देखो इन दोनों का डिफरेंस है, ये 5 एग्जैक्टली इन दोनों का डिफरेंस है। इसीलिए आपको लिखा गया कि अगर a प्लस बी n से बड़ा हो जाता है तो रिमाइंडर जो आएगा वो ऑब्वियसली n से a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कर देना आ जाएगा, सॉरी a प्लस बी से n को सब्ट्रैक्ट कर देना आ जाएगा, दैट इज इससे n को डिवाइजर को सब्ट्रैक्ट कर देना तो आ जाएगा। तो यही है आपका एडिशन मॉड्यूलो ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन। ये एक नया ऑपरेशन आपको मिला, ये एक फेमस ऑपरेशन है, इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी ऑपरेशन वगैरह तो आपको एग्जाम में डिफाइन करके दिया जाएगा, जैसे हम लोग बहुत क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली बोल के दे देगा एडिशन मॉड्यूलो, यहाँ पे डिफाइन नहीं करेगा। तो ये ऑपरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए, यही है इसका मीनिंग, यही है। मतलब मीनिंग तो आपको मैंने समझा दिया कि लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा जब a प्लस बी को मॉड्यूलो n से डिवाइड किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन बताया, उसका मीनिंग बताया, और वही डिवीजन के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको फॉर्मूला के फॉर्मेट में बना के भी दे दिया। समझ में आ रहा है ना, तभी आप डायरेक्टली खुद से ही आंसर दे सकते हो। आप चेक करोगे a क्या है, b क्या है और n क्या है। a प्लस बी अगर n से बड़ा है तो ये आंसर दोगे, और अगर a प्लस बी n से छोटा है तो a प्लस बी जो आया वही हो जाएगा आंसर। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एडिशन मॉड्यूलो ऑपरेशन है क्या, उसका मीनिंग क्या है, और उसी थॉट को एक्सट्रैक्ट करके हमने फाइनल फॉर्मूला कैसे निकाला है उस ऑपरेशन का, वो तो आपने बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी आता है इंपॉर्टेंट बात कि यही ऑपरेशन के अंडर पे, इसी ऑपरेशन के अंडर पे इस सेट को मैं एक एबिलियन ग्रुप बोल सकता हूं। समझ में आ रहा है, क्लियर है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा, यही चीज पूछा जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि इसी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसीलिए उसको z बोला जाता है ना, इंटीजर्स का सेट। तो z का जहां पे ऑर्डर सेट का कितना है, n है, जहां पे n कंसेक्यूटिव होल नंबर्स है, तो इस सेट को इस ऑपरेशन के अंडर पे क्या बोल सकते हैं हम, एबिलियन ग्रुप बोल सकते हैं। इसीलिए तो लिखा गया ना, G फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n अंडर द ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो n। बात समझ में आया। तो ये एबिलियन ग्रुप कैसे आया, उसी चीज को हमें डील करना है, समझना है और अच्छे से बातचीत करना है। क्लियर है दोस्त, समझ में आ रहा है। चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले एबिलियन ग्रुप होने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी अगर मैं देखूं इस सेट का कोई भी एलिमेंट है ना, इस सेट का कोई भी एलिमेंट है ना, आप जो देख रहे हो, ये सेट का आखिरी एलिमेंट कौन है, इस सेट का आखिरी एलिमेंट कौन है, इस सेट का आखिरी एलिमेंट n-1 है, और आपका एडिशन मॉड्यूलो कितना दिया गया है, n दिया गया है। दैट इज सेट का आखिरी एलिमेंट जो है उससे एक ज्यादा, समझ लो। तो अगर मैं a स्टार b करूंगा, जहां पे a और b दोनों के दोनों g का एलिमेंट है, तो मेरे पास क्या आएगा, a एडिशन मॉड्यूलो b, क्योंकि ऑपरेशन तो मेरा एडिशन मॉड्यूलो ही है। और एडिशन मॉड्यूलो मेरे को क्या कहता है कि भाई अगर आपका, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि a प्लस बी को जब n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर जो होगा वही आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्लियर कट देख सकते हो भाई कि इस सेट से आप कोई भी दो एलिमेंट उठा देते हो, कोई भी दो एलिमेंट अगर आप उठा देते हो, इसका जो आंसर आएगा या तो वो a प्लस बी ही आएगा, या तो वो a प्लस बी ही आएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, या तो मान लीजिए n-a प्लस बी आएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, अभी मान लीजिए आपका a प्लस बी करके कोई भी दो होल नंबर को यहाँ पे अगर सम करके इसी सेट का एलिमेंट गिर जाता है, तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बिलोंग कर गया, बिलोंग्स टू जी हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई हुआ। और अगर ये नहीं हुआ तो ये कब नहीं हो पाएगा, जब a प्लस बी n से बड़ा हो जाएगा।
और जब a प्लस बी n से बड़ा हो गया तब तो ये प्रॉपर्टी लगेगा, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट मान लो, ये एलिमेंट और इससे छोटा वाला एलिमेंट n-2 और n-1, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके आंसर कितना आएगा 2n-3 आएगा, 2n-3 आएगा ना, हमेशा मैं उल्टा लिख रहा हूं, 2n-3 आएगा, ठीक है। तो 2n-3 से a प्लस बी माइनस n वाला फॉर्मूला चलेगा, तो a प्लस बी कर दिया माइनस n, कितना आ रहा है n-3, और देख n-3 तो इस सेट में बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आइदर ऊपर वाले फॉर्मूले से या नीचे वाले फॉर्मूले से जो भी आंसर आएगा उनका, इस सेट से अगर कोई भी दो एलिमेंट आपने पिक किए तो उनका एडिशन मॉड्यूल अगर करोगे तो उसी सेट में वो बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। समझ में आया, इसका जस्टिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। अगर एग्जाम में प्रूफ करने को पूछा जाता है तो लिख लोगे, मैं दोनों जगह पे प्रूफ नहीं कराऊंगा, यहाँ पे करा के दूंगा, तो यहाँ पे आप खुद से लिख लीजिएगा, एक्सप्लेन तो करके दे रहा हूँ लाइन बाय लाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, बस वही चीज आपको समझना था दोस्तों, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको और आसानी से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ तक मान लेता हूँ 9 तक, तो n कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए मैं 1 और एडिशन मॉड्यूलो 10 हो गया, 1 और 3 को पिक कर रहा हूँ, तो 1 और 3 अगर है तो 4 को जब 10 से डिवाइड करोगे तब तो 4 ही आएगा, तब तो वो इसी सेट में बिलोंग कर गया। और अगर मैं एकदम बड़ा वाला ले लेता हूँ, 8 और 9 को ले लेता हूँ, तो 8 और 9 कितना आएगा 17 आएगा, 17 को 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 7 आएगा, तो 7 भी तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है ना। तो चाहे आप कुछ भी ले लो, इस सेट से दो एलिमेंट अगर लेते हो, लेके अगर एडिशन मॉड्यूलो n के अंडर पे, मॉड्यूलो n होना चाहिए, ये ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पे n-1 पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे n आ रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ करोगे या इसमें गड़बड़ करोगे तब तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्लोजर को, नहीं भी कर सकता है। क्लियर है मेरी बात, समझ में आया ना। तो इस चीज को ध्यान में देना चाहिए कि ये n-1 पे समाप्त हो रहा है और यहाँ पे जस्ट मॉड्यूलो उसके अगले वाला है, ठीक है। तो सेट में जितनी भी एलिमेंट से अगर आखिरी एलिमेंट से जस्ट बड़े वाले वैल्यू का मॉड्यूलो में मैं क्लोजर चेक करता हूं, मतलब कोई भी दो एलिमेंट लेके ऑपरेट करता हूं अंडर द एडिशन मॉड्यूलो n, वेयर द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सेट इज n-1, देन द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर मस्ट बिलोंग टू द सेट विच प्रूव्स द क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना दोस्त। चलो इसी अंदाज पे आप एसोसिएटिविटी को भी बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। एसोसिएटिव तो होगा ही होगा, एसोसिएटिव तो होगा ही होगा, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है भाई कि अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करूं, या तो ये a प्लस बी आएगा या तो a प्लस बी माइनस n आएगा, एंड देन इसके साथ करके जो भी चीज आएगा वो इसके इक्वल तो होना ही है। देख इसमें तो ज्यादा लफड़ा कुछ है ही नहीं, ठीक है, इसके इक्वल तो होना ही है, इसमें तो कोई खास दिक्कत वाली बात वगैरह कुछ आना नहीं है, ठीक है। या तो ये a प्लस बी आएगा या तो ये a प्लस बी माइनस n आएगा, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो बस अभी आप ऑपरेट करके जो भी चीज आएगा एसोसिएटिव तो ये होना ही है, ठीक है। मेन जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, आप कोई भी एलिमेंट लेकर के प्रूफ कर दीजिएगा, हो जाएगा, है ना। या फिर आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा यहाँ पे, एसोसिएटिविटी अगर प्रूफ करने आता है तो डायरेक्टली लिख देना, ठीक है, कि a एडिशन मॉड्यूलो b एडिशन मॉड्यूलो c इज इक्वल टू a एडिशन मॉड्यूलो b एडिशन मॉड्यूलो c फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू g। क्लियर है। बट ये ध्यान में होना चाहिए कि ये g का जो लास्ट एलिमेंट है उससे एक ज्यादा ये एडिशन मॉड्यूलो है। क्लियर है, चलो ये तो कंफर्म हो गया है ना, इसमें यही लिख दीजिएगा और उससे ज़्यादा कुछ प्रूफ करने का खास बचता नहीं है। जैसे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में हम डायरेक्टली लिख देते थे ना, वैसे ही लिखेंगे। अभी हर एक एलिमेंट उठा के थोड़ी ना चेक करेंगे, अगर चेक करेंगे भी तो इस तरीके से ट्रू आएगा ये, है ना। अभी इसके साथ इसका एडिशन मॉड्यूलो, इसके साथ इसका एडिशन मॉड्यूलो, आराम से जो आंसर आएगा और इधर से जो आंसर आएगा सेम ही होगा। तो ये पार्ट तो गया, क्लोजर एसोसिएटिव ये तो समझ गया। जो इंपॉर्टेंट बात है समझने लायक वो क्या है, आइडेंटिटी और इनवर्स, उसको जरा ध्यान से समझिएगा कि वो क्यों होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो 0 क्यों है यहाँ पे लिखा गया है ना, उस चीज को ध्यान से समझो। ए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता है तो इसका मतलब क्या है कि ए को ई के साथ ऑपरेट करने के साथ आंसर मेरे पास ए ही आना चाहिए। ए को अगर मैं ई, वही तो है ना आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ए को ई के साथ उसी ऑपरेशन के अंडर पे अगर ऑपरेट करोगे तो आंसर क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। सही बात है। तो अगर मैं देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a प्लस ई को जब n से डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो मेरे पास क्या आना चाहिए, a आना चाहिए।
आंसर जो है वो मेरे पास क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है? बस उसी चीज को आपको समझना है ध्यान से, आंसर जो है वो मेरे पास ए आना चाहिए। सही बात है। अभी आप क्लियरली एक चीज देख सकते हो दोस्त, क्लियरली एक चीज देख सकते हो, आंसर अगर आपको ए मिलना चाहिए, ठीक है, अभी ए जो है वो क्या है, ए इस जी का कोई भी एक एलिमेंट है और ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, n-1। ए का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, n-1, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे 0 रखूं तो इस जगह पे, इस डिविडेंड के जगह पे जितने भी चीज आएगा वो सारे के सारे इस n से छोटा ही होगा, क्योंकि अगर मैं यहां पे 0 लगता हूं तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा, मैक्सिमम तो 0 से n-1 तक आएगा, n-1 प्लस 0 n-1 आएगा। तो उस n-1 को भी अगर मैं n से डिवाइड करूंगा, क्योंकि अंदर वाला तो डिवाइजर से छोटा है ना, और अगर डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, जो डिविडेंड आएगा वही रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखे हो 7 से 6 से और डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर तो 6 ही आएगा ना दोस्त। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो इसीलिए हम आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं, क्योंकि आंसर में हमें ए ही चाहिए ना। तो अगर आंसर में हमें ए ही चाहिए तो यहां पे 0 रखना मैंडेटरी है, क्योंकि ए जो है, ए का सारे पॉसिबिलिटी एन से छोटा ही होगा। समझ पा रहे मेरे बात को, क्लियर है? अभी बोलोगे सर अगर मैं ई को 0 नहीं रखता हूं, मान लो आप 1 रख के देख लो, 1 रख के देख लो मामला क्या हो रहा है। अगर 1 रख रहे हो और अगर ए का वैल्यू मैंने बोल दिया कि ए बिलोंग्स टू जी, मान लो ए ने इस ग्रेटेस्ट एलिमेंट को पिक कर लिया, तो ए ने अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट को पिक कर लिया तो ए n-1 हो गया, तो n-1 प्लस 1 तो n हो जाएगा, तो n से n को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा ना दोस्त, 0 आ जाएगा। आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, बाय प्रॉपर्टी ए आना चाहिए। यहां पे ए कितना था, ए तो n-1 था, बट आपका आंसर तो 0 आ रहा है। क्या मैच हो रहा है ये दोनों, क्या ए आपको मिल रहा है रिमाइंडर में, नहीं मिल रहा है, तो 1 पे फेल हो गया। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि ई का वैल्यू 0 होना चाहिए, अगर यहां पे ए आपको चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ए के जितने भी पॉसिबिलिटी है वो सारे के सारे n से छोटा है, इसीलिए। अगर ए कोई दूसरा सेट का एलिमेंट होता तो शायद ऐसा अपन नहीं बोल सकते, इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट बी 0। ये सबको ना अच्छे से अपने खुद के लैंग्वेज में रफ, मतलब साइड में रफ वर्क में लिख के रखना, नहीं तो भूल जाओगे, ये सब याद नहीं रहता है। समझ में आ रहा है ना, ये सब याद नहीं रहता है, समझ हो ना? चाहे कितना भी आप अच्छे से अभी समझ जाओ, 2 दिन बाद ही आप भूल जाओगे। ये सब अच्छे से लिख करके रखिएगा, अदरवाइज आपको याद कर लेना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। समझ में आ रहा है ना? 4th ऑप्शन में अपन चलते हैं और उधर जाकर के हम देखते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी को। क्या देखते हैं, इनवर्स को, कि इनवर्स कौन होगा। अगर मैं बोलूं कि ए जी का कोई भी एक एलिमेंट है, ए जी का कोई भी एक एलिमेंट है, बात समझ में आ रहा है, ए जी का कोई भी एक एलिमेंट है, और इसके साथ साथ मैं मान लो आपको ये बोल रहा हूं कि ए अगर जी का कोई एलिमेंट है और बी भी अगर जी का कोई एलिमेंट है जहां पे बी ए का इनवर्स है, तो मेरे को तो बी निकालना है ना, बी निकालना है मेरे को, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, इनवर्स प्रॉपर्टी ए को जब बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने निकाल चुके, 0 है तो 0 मिलना चाहिए। इसका मतलब जब n से, इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई n, जब a प्लस बी को n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आंसर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब a प्लस बी n से डिविजिबल हो जाएगा, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ n जब हो जाएगा, तभी तो हो जाएगा ना रिमाइंडर। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी यहां पे ये k क्या होगा, ये k इंटीजर होगा मान लीजिए, और पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अभी इनवर्स एलिमेंट यहां से क्या आ गया, k इंटू n माइनस a आ गया। क्लियर समझ आ रहा है? इनवर्स एलिमेंट b का वैल्यू क्या आ गया, k इंटू n माइनस। तो क्या सर k आंसर में रहेगा या k कुछ और होगा? मामले को समझा के दो, आंसर में k नहीं रहेगा। क्यों? ध्यान से देखो, अगर मैं k का वैल्यू 2 ले लेता हूं या 3 ले लेता हूं या 4 ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं, तो इनवर्स एलिमेंट कितना आ जाएगा, 2n माइनस a आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? अभी आप एक चीज बोलो तो, मान लो मैंने a को 0 ले लिया, क्योंकि सेट में तो 0 प्रेजेंट है। अगर a को मैंने 0 ले लिया तो b कितना आ गया, ट्वाइस n। क्या ट्वाइस n इस सेट में है? नहीं है। क्या ट्वाइस n इस सेट में है? अरे नहीं है भाई, ट्वाइस n तो इस सेट में प्रेजेंट ही नहीं है। बात समझो, ट्वाइस n तो इस सेट में प्रेजेंट ही नहीं है। अगर आप a को 1 ले लेते हो, मान लो a को 1 ले लेते हो, तो ट्वाइस n माइनस 1, क्या ट्वाइस n माइनस 1 इस सेट में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा।
सिमिलरली आपको 3n-1 4n-1 ये मिलता जाएगा। मतलब इनवर्स एलिमेंट ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे जो उस सेट में बिलोंग ही नहीं करेगा। तो क्या k का वैल्यू 2 ऑनवर्ड्स लेने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। दैट्स वाई k का एक ही पॉसिबिलिटी होगा 1 एंड द इनवर्स एलिमेंट ऑफ a मस्ट बी n-a। क्योंकि a अगर इस सेट का एलिमेंट है तो n से जब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इसी सेट में बिलोंग करेगा। देखो अगर मैं a को 3 ले लेता हूं तो n-3 इसी सेट में बिलोंग कर रहा है। समझ में आया ना? क्लियर है? अगर मैं a को n-1 ले लेता हूं तो n-1 करने से 1 आ रहा है तो 1 तो इसी सेट में बिलोंग कर रहा है ना। बात समझो मेरी बात को? क्लियर है? तो इस तरीके से चीजों को आप समझते जाइएगा। ठीक है? क्लियर है दोस्त? समझ में आ रहा है ना? बस अगर आप इस तरीके से मामले को समझ गए तब तो और कोई दिक्कत है ही नहीं। बोला बात समझो ना? इस तरीके से अगर आप समझ गए चीज़ों को तब तो और कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या ही दिक्कत है? बोलो कोई इश्यूज है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलो चलो क्लियर है? चलो अभी बहुत बच्चा मेरे को एक चीज़ डाउट में पूछता है। क्या पूछता है जानते हो क्या? सर a को अगर 0 ले लेते तब तो b का वैल्यू n आ रहा है, n तो इस सेट में दिख नहीं रहा है। अरे यार 0 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब लो ना 0 को आप यहां पे लो, a 0 को आप यहां पे लो, a का वैल्यू 0 लो। अगर a का वैल्यू 0 लेते हैं तो b क्या आएगा? सच दैट 0 प्लस b को जब n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 0 प्लस b को अगर n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो b क्या होगा? b बोलेगा कि मैं तो n हो जाता हूं या 2n हो जाता हूं या 3n हो जाता हूं। मैं बोलूंगा n कैसे हो जाओगे? n तो इस सेट में है ही नहीं, 2n 3n तो इस सेट में है ही नहीं। तो b बोलेगा अच्छा n 2n 3n तो है ही नहीं, तो मैं 0 हो जाता हूं। अगर मैं 0 हो गया तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा और 0 का n से डिवाइड करने से रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि 0 का इन्वर्स तो वही है, आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स तो वही है। तो यहाँ पे जो n दिख रहा है आपको वो हकीकत में n नहीं है, वो हकीकत में क्या है? 0 है। समझो मेरी बात? तो फील करना पड़ेगा यार इसको। सिंपल अरिथमेटिकल ऑपरेशन की तरह अगर आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे बोला गया कि आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट जो है वो n-a है। बहुत ही डिटेल में टाइम लेकर के मैंने एक्सप्लेन किया, उससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेगा कोई और ना ही किया जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो अभी अपन चलते हैं अगले ऑपरेशन के ऊपर और उन ऑपरेशंस को ध्यान से समझते हैं। अगला ऑपरेशन आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। ठीक है? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में क्या बोला गया है? देखो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में कुछ नहीं है। पहले a प्लस b को n से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते थे, अभी बस a इंटू b को p से डिवाइड करके रिमाइंडर r निकालोगे। ठीक है? और अभी ये p क्या है? ये p वही है। पहले 0 से स्टार्ट होके ये n-1 तक गया था, अभी 1 से p-1 तक गया। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा एक कंडीशन मैंडेटरी हो जाता है कि p को प्राइम होना पड़ेगा। p को क्या होना पड़ेगा? प्राइम होना पड़ेगा। दैट इज सेट जहां पे रुकेगा वो किसी प्राइम नंबर से जस्ट पहले वाला नंबर पे रुकना पड़ेगा। समझ में आया ना? जैसे कि या तो वो 2 पे रुक गया क्योंकि 3 से पहले, या तो वो 4 पे रुक गया, या तो मान लो वो 6 पे रुक गया, ऐसे हो सकता है। सच दैट p को प्राइम होना ही पड़ेगा। और ये p प्राइम क्यों होगा आप पूरा समझाने के बाद समझ जाओगे। ये भी एबिलियन ग्रुप बनाता है ऑर्डर p-1 का, क्योंकि 1 से p-1 तक p-1 एलिमेंट होता है अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n जो है ना वो क्या है? देखो वो क्या है? 2 इंटू 4 8। 8 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? आप एडिशन मॉड्यूलो कर देना, 4 प्लस 2 डिवाइड, यहाँ पे अगर एडिशन मॉड्यूलो 3 होता तब तो आंसर 0 आ जाता रिमाइंडर। बट एज यहाँ पे 8 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 2 आया। ठीक है? तो वही चीज आप समझ रहे हो, 12 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया, 0 आया। ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो क्या है वो तो आप बहुत अच्छे से समझ गए। अभी अपन उसका वो निकालते हैं आपको, मतलब ये सेट जो है वो इस ऑपरेशन के अंडर पे एबिलियन ग्रुप कैसे है वो देखते हैं। ठीक है? वो देखते हैं। समझ में आ रहा है? यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बोला गया है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि अगर a आपका g का कोई भी एलिमेंट है, अगर आपका a g का कोई एलिमेंट है तो a और p का HCF 1 होगा। GCD का मतलब क्या है? GCD का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट इज HCF। a और p का HCF 1 होगा, दैट इज दे मस्ट बी को प्राइम।
कौन कौन, ए और पी को को प्राइम होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा ना। देखना अभी मान ले पी तेरा कोई भी एक प्राइम नंबर है ना, पी कोई भी प्राइम नंबर है 23, तो इस सेट में जो भी एलिमेंट्स होगा उसमें तो 23 एक भी जगह पे नहीं मिलेगा। और अगर p प्राइम है 23 प्राइम है तो 23 का कोई फैक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा 23 के अलावा। और इस सेट में तो 23 से छोटा ही होगा सारे के सारे, क्योंकि p-1 पे रुक जाएगा। तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स और 23 का कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट थोड़ी ना करेगा, नहीं करेगा। तो अगर कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं किया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, दैट इज दे मस्ट बी को प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसी को प्राइम को रिलेटिवली प्राइम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिलेटिवली प्राइम भी बोला जाता है। तो बात को समझिएगा दोस्त, बात में क्या बोला जा रहा है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो p के साथ क्या होगा, डेफिनेटली रिलेटिवली प्राइम होगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि ये सेट खत्म कहां पे हो रहा है, p-1 पे। तो अगर p-1 पे खत्म हो रहा है तो p के साथ इस सेट का किसी भी एलिमेंट का कोई कॉमन फैक्टर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि p खुद ही एक प्राइम है। समझ में आया ना? इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये p और ये चीज रिलेटिवली प्राइम है। क्यों ये बोला गया? क्योंकि प्रूफ में ये चीज जरूरत होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन दे करके भी आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली, याद रखिएगा इस चीज को। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? अभी आप मेरी बातों को जरा ध्यान से समझो, ठीक है? अभी आप मेरी बातों को जरा ध्यान से समझो, ठीक है? चलो अभी मैं आपको प्रूफ करने जा रहा हूं कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स क्या होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा गया बट इनवर्स लिखा नहीं गया है, क्योंकि इनवर्स में बहुत कॉम्प्लिकेसी आएगा। क्या आएगा मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा और इनवर्स क्या होगा मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है? क्लोजर और एसोसिएटिव होगा ही होगा, है ना? और उसका प्रूफ जो है लंबा चौड़ा प्रूफ नंबर थियरी यूज करके मैं स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, आप थोड़ा देख लीजिएगा। सही बात है, आप थोड़ा देख लीजिएगा उसको, है ना? बाकी अगर कोई भी डाउट है क्लोजर एंड एसोसिएटिव वाले प्रूफ से तो मैं वो क्लास में, जूम क्लास या ऑफलाइन में अकॉर्डिंगली डिस्कस करके बता दूंगा। क्लियर है? और अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो। स्क्रीन शेयर को देखने के बाद मेरे ख्याल से उतना बेसिक नॉलेज HCF का आपका है, आप उसको समझ जाएंगे। इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है आइडेंटिटी और इनवर्स, वो मैं आपको बताता हूं। आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पे 1 क्यों हुआ? ए अगर आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होगा? ए मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो ई मस्ट बी इक्वल टू ए। मतलब a इंटू ई को p से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आना चाहिए वो e आना चाहिए, ठीक है? जो रिमाइंडर आना चाहिए वो a के इक्वल आना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा कब हो पाएगा? जब मैं e के जगह पे क्या रखूंगा? 1 रखूंगा ऑब्वियसली। अगर e के जगह पे 1 रखूंगा तो a को p से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर तो a ही आएगा ना, क्योंकि a जो भी होगा, a का वैल्यू जो भी हुआ वो p से तो छोटा ही हुआ, और अगर a का वैल्यू p से छोटा हुआ तो रिमाइंडर तो a ही आएगा, वही चीज आ जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि a का वैल्यू p से छोटा है, a तो g का एलिमेंट है ना, तो a का सारे एलिमेंट देखो ना, g का सारे एलिमेंट p से छोटा है। तो ये अगर कुछ भी हुआ, g का एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हुआ तो वो p से छोटा होगा, तो आंसर तो वो a के इक्वल ही आएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे, इतना तो आप समझ गए होंगे। अभी अगर मैं बात करूं दोस्त, जरा ध्यान से समझना बात को। अभी अगर मैं बात करूं, है ना, अभी अगर मैं बात करूं कि सर एक बात समझाओ कि अगर ई के जगह पे 1 ना लेकर के दूसरा कुछ लेते, मान लीजिए 2 लेते या फिर 0 लेते तब तो ये 0 हो जाता, रिमाइंडर 0 आ जाता, ठीक है ना? 0 अगर लेते तो रिमाइंडर तो 0 आ जाता ना, तो a इंटू 0 होता है यहाँ पे, रिमाइंडर 0 आ गया। अभी अगर a का वैल्यू 1 है तो भी 0 आएगा, 2 है तो भी 0 आएगा, 3 है तो भी 0 आएगा, बट प्रॉपर्टी तो कहता है आपको a के इक्वल आना चाहिए, जो कि मिलेगा ही नहीं, तो 0 तो हो ही नहीं सकता है। अगर 2 ले लेते तो रिमाइंडर हमेशा a आएगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे a के जगह पे मान लो p-1 ले लिया, तो p से अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ p-1 को डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर हमेशा 2 के इक्वल आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो सॉरी, p-1 के इक्वल आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कहाँ जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। मान लीजिए ये p है आपका 5, तो सेट में कौन कौन होगा? 1 2 3 4 तक होगा सेट में एलिमेंट, ठीक है? तो इस सेट से मान लीजिए मैंने 2a का बात कर रहे हो ना, तो 2 इंटू 2 ले लिया, तो 5 से अगर मैंने 4 को, ये मेरा a है, 5 से 4 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो 4 ही आएगा ना, रिमाइंडर तो 4 ही आएगा। अगर रिमाइंडर 4 आएगा तो क्या a तो यहाँ पे 2 है, क्या ये a के इक्वल आया? बिल्कुल नहीं आया। तो इसीलिए 2a 3a 4a ये सब हो नहीं सकता है। तो e के पास एक ही पॉसिबिलिटी है, वो कौन? 1।
हम नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि नेगेटिव वाला एलिमेंट तो इस सेट में ही नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी होगा वो सेट में तो बिलोंग करना ही होगा ना, इस सेट में। क्लियर है, समझ में आ रहा है? दैट्स वाई आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1। समझ में आया? दैट्स वाई आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1। ये कहानी तो क्लियर है। अभी मैं आपको एक जगह पे बता देता हूं कि इनवर्स वाले एलिमेंट को हम लोग किस तरीके से एग्जैक्टली यहां पे डिफाइन कर पाएंगे। ये हो गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट का जर्नी। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो इस सेट के अंडर पे आइडेंटिटी एलिमेंट का जर्नी। अब इनवर्स एलिमेंट को मैं एक चीज लिख रहा हूं, अब जरा ध्यान से देखिएगा इनवर्स एलिमेंट को हम लोग कैसे जज करते हैं। आप मेरे को एक चीज बताइए, मैंने मान लिया A बिलोंग्स टू G, सेट का कोई एलिमेंट है। अभी मान लो B अगर उसका इनवर्स होता है तो A मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P B का वैल्यू 1 आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, अच्छा आप मेरे को एक चीज बताओ, यहां पे सबसे पहले क्या मैं एक चीज बता सकता हूं कि अगर P आपका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है, P आपका प्राइम है, तो A और P तो हमेशा रिलेटिवली प्राइम होगा। तो अगर जीसीडी ऑफ A, P को आप इजीली कैसे लिख सकते हो जानते हो? AX प्लस PY बराबर 1 लिख सकते हो। ये आपका थियरम है, नंबर थियरी में आता है। अगर आपको पता है तो आप समझ पाओगे, नहीं पता तो नहीं पता। जीसीडी ऑफ A, P को आप AX प्लस PY के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे X और Y आपका कोई भी इंटीजर होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? चलो, तो AX प्लस PY आपको क्या पता चल गया? यहां से 1 पता चल गया। इसका प्रूफ बता रहा हूं, क्रिटिकल है, थोड़ा सा नंबर थियरी यूज होगा, ध्यान से थोड़ा सा पेशेंस रख के समझ जाइएगा। तो AX प्लस PY 1 है, अच्छी बात है। अभी अगर मैं यहां से आपको बोलूं नेक्स्ट, आप ये इतना सा यहां पे क्लियरली बोल सकते हो कि सर AX प्लस PY तो मेरे को 1 मिल गया। अभी अगर मैं डिवीजन एल्गोरिदम लगा देता हूं सर, अगर मैं डिवीजन एल्गोरिदम लगा देता हूं यहां पे X और P के बीच में, X और P के बीच में अगर डिवीजन एल्गोरिदम लगा देता, मतलब X को अगर मैंने P से डिवाइड किया तो आपके पास अगर मैं एक क्वोशिएंट बोल देता हूं, क्वोशिएंट आया Q और रिमाइंडर आया R, तो ये क्या हो जाएगा? रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा और आपका डिवाइजर जो था P से हमेशा छोटा होगा, ये तो जानते ही हो। ठीक है, तो X इज इक्वल टू PQ प्लस R, ये आपका डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये आप 10th में पढ़ के आया। अभी यहां से आप इस चीज को जनरेट करने का कोशिश करो, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करो, तो कहीं ना कहीं ऐसे आ रहा है कहानी। x से मल्टीप्लाई करने के बाद a से मल्टीप्लाई किया तो ax आ गया। अभी ax के साथ मेरे को सफिशिएंट नहीं है, मेरे को py भी चाहिए, तो मैं बोथ साइड क्या ऐड किया? py भी ऐड किया। तो अभी इसका वैल्यू क्या आ गया? 1, और यहाँ पे ये रह गया। तो यहाँ से अगर मैं ar को निकालने का कोशिश करूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, AR को अगर मैं यहां से निकालने का कोशिश करूं तो ये AR क्या हो जाएगा? 1 माइनस APQ माइनस PY। ठीक है ना, दैट इज 1 प्लस, मान लीजिए अंदर मैंने कॉमन ले लिया यहां से P, तो अंदर आ गया माइनस AQ माइनस Y। तो इसको तो एक और इंटीजर में बोल सकता हूं ना, माइनस AQY, यहाँ पे सारे के सारे अगर इंटीजर है, क्योंकि क्वेश्चन जो Q होगा वो भी तो इंटीजर होगा, और A और X तो पहले से इंटीजर था, तो ये भी इंटीजर होगा। तो यहाँ से मैं क्लियरली ये बोल सकता हूँ ना सर कि AR को अगर मैं P से डिवाइड किया, इसका मतलब क्या है? 1 प्लस K इंटू P बोल सकते हो। तो AR का वैल्यू अगर 1 प्लस KP आया, तो अगेन आप डिवीजन एल्गोरिदम यहाँ पे अगर लगाओगे तो आपको क्या पता चलेगा कि सर देखो ना, AR को अगर मैंने P से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट मिलेगा K और रिमाइंडर मिलेगा 1। ऐसे मैं बोल सकता हूँ ना कि AR को P से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया। तो वही तो है ना मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का फीलिंग, है ना। तो यहां से ही मैं क्लियरली बोल सकता हूं ना कि सर A मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो R का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब A इंटू R को जब P से डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, और वही आना चाहिए, एग्जैक्टली वही आना चाहिए। तो आपका इनवर्स एलिमेंट जो है यहाँ पे वो कौन हो गया? वो R हो गया। आपका इनवर्स एलिमेंट जो है वो कौन हो गया? R हो गया। बात समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, अभी आप ये तो जानते हो कि P और A जो है वो क्या है? रिलेटिवली प्राइम है। अभी आपको ये पता करना है कि R और A जो होगा वो भी क्या रिलेटिवली प्राइम होगा कि नहीं। समझ में आया ना? R और A जो आपका होगा क्या वो भी रिलेटिवली प्राइम होगा या नहीं होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो अगर R और A रिलेटिवली प्राइम नहीं हुआ तो क्या होगा? देखो, मान लो R और A रिलेटिवली प्राइम नहीं है, मतलब इन दोनों का HCF 1 नहीं है,
मतलब इन दोनों का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि ऐसा कोई ना कोई P तो जरूर एग्जिस्ट करेगा, कोई दूसरा प्राइम मान लो P2 जो R को भी डिवाइड करेगा और A को भी डिवाइड करेगा, तभी तो R और A रिलेटिवली प्राइम नहीं है ना। मतलब R और P A का कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, रिलेटिवली प्राइम अगर हो गया तब तो HCF1 होगा, अगर रिलेटिवली प्राइम नहीं हुआ, 1 नहीं हुआ, तो उन दोनों का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर P एग्जिस्ट करेगा, तो P दोनों को डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है आपको? P के P, यहाँ पे जो P है आपका वो दोनों के दोनों को डिवाइड करेगा, डेफिनेटली डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आपका ये P दोनों को डिवाइड कर गया भाई, अगर आपका P यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर गया, तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ आपको, क्या मैं यहाँ पे आपको ये बोल सकता हूँ जो आपने पहले यूज किए थे कि सर P2 जो है आपका वो A को भी डिवाइड करेगा और P2 जो है आपका वो A को भी डिवाइड करेगा, है ना? मैं यहां से ये बोल सकता हूं ना क्लियरली, एक चीज देखो, अगर R और A रिलेटिवली प्राइम नहीं हुआ, सही बात है, हाँ, R और A का रिलेटिव प्राइम कब, R और A रिलेटिवली प्राइम होके भी क्या होगा, हाँ यहां पे गड़बड़ हो गया सर। R और ये तो समझ में आ गए, यहां तक तो मामला क्लियर है, बट R और A जो है वो रिलेटिवली प्राइम होके भी क्या फायदा, R और A नहीं, बेसिकली हमें, ये तो सही है, बेसिकली हमें P और R का रिलेटिव प्राइम है या नहीं वो चेक करना था कि P और R रिलेटिवली प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूं, A आपका G का एलिमेंट है, अगर A G का एलिमेंट है तो A एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि A और P का HCF1 है, तो अगर R A का इन्वर्स हुआ तो R को भी तो वही प्रॉपर्टी फॉलो करना पड़ेगा ना जो A फॉलो कर रहा है, क्योंकि R भी उसी सेट का एलिमेंट होना पड़ेगा R को, तो R का भी तो P के साथ HCF1 होना पड़ेगा ना, तो वही आप चेक कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे A और P नहीं, आप R और P का HCF चेक करोगे 1 है कि नहीं। तो अगर R और P का HCF मान लो 1 अगर नहीं होता है तो क्या होगा, अगर R और P का HCF 1 नहीं होता है तो क्या होगा, तो मान लीजिए कोई भी दूसरा प्राइम आएगा P2 जो R को भी डिवाइड करेगा और जो P को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आया ना, जो R को भी डिवाइड करेगा और जो P2 को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आया, बिल्कुल सही बात है। और अगर P2 P को डिवाइड किया तो मैं P को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, P2 इंटू मान लीजिए Q, कोई इंटीजर लिख देता हूँ, और यहाँ से R का वैल्यू, मान लीजिए R का वैल्यू कुछ दूसरा K इंटू P2 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर इसको डिवाइड करता है तो इसका वैल्यू दिस इंटू समथिंग को इंटीजर होगा। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे Q ना मान के मान लो यहाँ पे K2 और यहाँ पे K1 मान लेते हैं, सही बात है, क्लियर है। अभी आप बात को ज़रा ध्यान से देखिएगा तो एक चीज़, ठीक है, एक चीज़ आप बात को थोड़ा सा ध्यान से गौर से ऑब्जर्व करना, बात को थोड़ा सा ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, बात को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि PQ प्लस R AX प्लस PY, यहाँ से प्रूफ तक पहुँचाना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट हो जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगेन, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये पार्ट तो हो चुका है, ये पार्ट तो आप समझ गए होंगे, मामला क्लियर है ना। जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं P अगर मैं देखूँ P2 मान लिया मैंने, कोई भी दूसरा प्राइम है जो R को भी डिवाइड कर रहा है और P को भी डिवाइड कर रहा है ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जिस तरीके से लिखा गया है कि P2 जो है वो डेफिनेटली आपका Q इंटू R को, सॉरी P इंटू N को डिवाइड करेगा। N क्या बोल रहा हूँ यार, यहाँ से P2 डिवाइड्स R तो एक चीज़ है ही, और दूसरा हो गया P2 डिवाइड्स मान लो P इंटू सम को इंटीजर Q बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं,
क्योंकि देखना दोस्त, ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो ए बी इंटू समथिंग को इंटीजर को भी तो डिवाइड करेगा ना, यहाँ पे नंबर थ्योरी का यूज आएगा यार। ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो ए बी सी को भी डिवाइड करेगा। 2 अगर 4 को डिवाइड करता है तो 2 4 इंटू समथिंग को इंटीजर को डिवाइड नहीं करेगा क्या? ऑब्वियसली करेगा। ठीक है, तो अगर ए इसको डिवाइड कर रहा है, यही चीज इसको डिवाइड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूँ कि ये दोनों का समेशन को भी डिवाइड करेगा। और अगर ये दोनों का समेशन, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो यही चीज इन दोनों का समेशन को भी डिवाइड करेगा। अगर ये चीज इन दोनों का समेशन को डिवाइड करता है तो पी क्यू प्लस आर को मैंने एक्स लिख सकता हूं ना। और अगर P2 x को डिवाइड कर रहा है, P2 अगर x को डिवाइड कर रहा है, तो सिमिलरली आप ये बोल सकते हो कि P2 y को भी डिवाइड करेगा दोस्त, P2 y को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली बोल सकते हैं अगर P2 x को भी डिवाइड कर रहा है, P2 y को भी डिवाइड कर रहा है, तो P2 ax प्लस by को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और अगर P2 ax प्लस by को डिवाइड करेगा, ax प्लस by का वैल्यू 1 है, ax प्लस by का वैल्यू यहां पे 1 है। बात समझ में आया ना? क्लियर है? तो यहां से ये मामला क्लियर हो गया, सही बात है। ठीक है, तो मैं ये चीज क्लियरली यहां से बोल सकता हूं कि भाई P2 अगर x को डिवाइड किया तो P2 ax को डिवाइड करेगा, P2 अगर y को डिवाइड किया तो P2 py को डिवाइड करेगा। अगर P2 ax और py दोनों को डिवाइड कर रहा है तो P2 उन दोनों का समेशन को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 अगर 4 को डिवाइड करता है, 2 अगर 6 को डिवाइड करता है, तो 2 इन दोनों का समेशन को डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि दोनों जगह से 2 फैक्टर निकल जाएगा। ये नंबर थ्योरी का एप्लीकेशन है। तो ax प्लस py जो है वो 1 रख दिया मैंने, तो P2 1 को डिवाइड करेगा। अभी कोई प्राइम नंबर है जो 1 को डिवाइड कर रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कोई प्राइम नंबर है जो 1 को डिवाइड कर रहा है, ये पॉसिबल है क्या? वैसे कोई प्राइम नंबर 1 को कभी तो डिवाइड करेगा नहीं, तो ये क्या हो गया? एक कंट्राडिक्शन हो गया। ये क्या हो गया? एक कंट्राडिक्शन हो गया। अगर ये एक कंट्राडिक्शन हो गया तो हमने जो यहाँ पे कंसीडर किया था कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर P2 एग्जिस्ट कर रहा है, वो गलत हो गया। मतलब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अगर इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं किया तो ये दोनों के दोनों क्या होगा? रिलेटिवली प्राइम होगा। तो हमें पता चल गया कि R जो होगा वो भी रिलेटिवली प्राइम होगा P के साथ। मतलब ये परफेक्टली आपका इनवर्स होने का लायक है, ये इनवर्स हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो जो ऑपरेशन है उसके अंडर पे इसी सेट के लिए जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो R होगा, सच दैट A मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो R इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? वो R होगा, R। अभी ये R कौन है? ये R कौन है? ये R कहां से आया था? आप खुद ही जानते होंगे ये R कहां से आया था। ठीक है ना, ये R कहां से आया था आप जानते होंगे ना। उधर आपने रिमाइंडर में R लिखे थे, याद है? x बराबर P इंटू क्यू प्लस R अपने लिखे थे, वही R है ये। बात समझ में आया? क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको इनवर्स प्रॉपर्टी को प्रूफ करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के लिए। ठीक है, तो मैंने स्क्रीन में पूरा शेयर कर दिया, आप एक बार देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफिकल्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि नंबर थ्योरी का पूरा एप्लीकेशन आ जाता है यहाँ पे, तो आप थोड़ा अच्छे से इसको टैकल करके समझ जाइएगा पूरा एंटायर प्रूफ को। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बना के भी एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना। वही क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली पूछा जा सकता है कि अगर G एक सेट है और इसके अंडर पे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ऑपरेशन दिया गया है तो इसको एबिलियन ग्रुप प्रूफ करो। तो क्लोजर, एसोसिएटिव, सारे के सारे में नंबर थियरी इंट्रोड्यूस होगा और उसको उसी अकॉर्डिंग में आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके, बाकायदा समझ के एक स्टेप को प्रैक्टिस करके इसको रखिएगा, नहीं तो ये एग्जाम में अगर आ गया तो प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। और एबिलियन तो होगा यार, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगा ही इंटीजर से, आप जानते हो। ठीक है, तो बस कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, कर लीजिएगा अच्छे से। अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है यार। पहला वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में लीजिए। ये देखो यहाँ पे 10 जो लिखा गया है ना वो पहला वाला क्वेश्चन के लिए, और 4 जो लिखा गया है वो दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए। बोलता है ये ग्रुप होगा क्या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के अंडर पे। तो मैं एक दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको चेक करने बोला है, जस्ट एग्जामाइन करने बोला है, प्रूफ करने नहीं बोला है। जी अगर तो डिसप्रूफ करना सफिशिएंट है, अगर नहीं होता है। ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ 1 का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 के साथ क्या आ रहा है, ठीक है, क्लोजर एसोसिएटिव में चेक नहीं करने वाला। मैं मान लो मेरे को पता है कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है नहीं होता है? 1 होता है। ठीक है, या फिर इनवर्स प्रॉपर्टी चेक करते, चलिए डायरेक्टली इनवर्स प्रॉपर्टी चेक करते हैं।
तो इनवर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो किसी भी इनवर्स अगर b बोलता हूं तो आंसर 1 मिलना चाहिए। दैट इज b इंटू 1 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जो है वो 1 आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। बहुत बच्चा b/4 इक्वल टू 1 लिख के b को 4 बोल देता है और फिर बोलता है कि 4 इस सेट में नहीं है तो नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा गलत बात है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो b/4 का रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो b/4 का अगर रिमाइंडर 1 आना चाहिए तो b क्या होना पड़ेगा, ऑब्वियसली b को आप 1 लोगे, है ना, क्योंकि अगर 2 लेते हो तो 2/4 रिमाइंडर तो 2 आ जाएगा। 3/4, 3 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली b 1 होगा, मतलब 1 का इनवर्स एलिमेंट 1 होगा। अगर मैं 2 का इनवर्स एलिमेंट चेक करूं तो 2 इंटू बी को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तब जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आना चाहिए। तो अगर मैं b के जगह पे 1 लेता हूं तो 2 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो 2 आ जाएगा। b के जगह पे अगर 2 लेता हूं तो 2 इंटू 2 4 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और अगर b को 3 लेता हूं तो 6 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर अगेन 2 आ जाएगा। मतलब इन तीनों एलिमेंट के लिए रिमाइंडर ऐसा चीज मिल रहा है आपको जो 1 नहीं आ रहा है। मतलब क्या कि 2 का कोई इनवर्स एलिमेंट इस सेट में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अगर 2 का कोई इनवर्स एलिमेंट यहां पे एग्जिस्ट नहीं किया तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये क्या नहीं होगा, ये कभी भी ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो, वो क्या है कि सर ये देखो ना, यहाँ पे p क्या है, p तो प्राइम होना चाहिए, बट यहाँ पे p क्या है, 4 है, जो कि प्राइम नहीं है। इसके साथ ये चीज भी एक्सप्लेन हो गया मैन्युअली काउंटर एग्जांपल से कि 4 मतलब p को प्राइम होना क्यों नेसेसरी है। अगर इस सेट को एबिलियन ग्रुप होना है तो p को प्राइम होना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ गया ना। और वही प्रूफ आपका स्क्रीन में जो दिख रहा था उसमें भी किया हुआ है, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में किया हुआ है कि वाई p इज नेसेसरली प्राइम, p को प्राइम क्यों होना जरूरी है, ये चीज भी आपको बताया गया है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से यार काफ़ी सारे डिस्कशंस मैंने कर लिए इसके ऊपर, है ना। इससे ज़्यादा लेक्चर में तो नहीं कर सकते, हाँ क्लास में ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरे को समझ भी तो आना चाहिए ना कि आपको कौन सा चीज़ समझ में नहीं आया अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल आपको ये प्रूफ जो है ना, ये थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ये प्रूफ डिफिकल्ट है क्योंकि देखो मेरे को पता था फिर भी मैं भूल चुका हूँ। देखो ठीक है ना, मेरे को 1 या 2 बार देखना पड़ा ताकि मैं लॉजिक्स को रिलेट कर पाऊँ। ठीक है, तो ठंडे दिमाग से अगर करोगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजीली वो टैकल कर सकते हो। कोई इसमें डिफिकल्टी वाला पार्ट नहीं, आप इजीली समझ सकते हो, कोई इशू नहीं है। नंबर थ्योरम डिविजिबिलिटी का 1 या 2 प्रॉपर्टी चाहिए, वो अगर आपको आता है अच्छे से तो हो जाता है। स्ट्रेस करके समझिएगा कि क्यों p को प्राइम होना जरूरी है इस सेट को एबिलियन ग्रुप होने के लिए, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्यों a और p को रिलेटिव प्राइम होना जरूरी है, ये भी समझना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आइडेंटिटी 1 कैसे आया। चौथा पॉइंट आपका इनवर्स एलिमेंट r कैसे हुआ और वो r कौन है, समझ में आया ना। इसीलिए तो इनवर्स के लिए कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं दे पाया, जैसे यहाँ पे n-a दे दिया था। समझ में मेरी बात, क्लियर है। वही चीज़ है यार, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा ये सब, है ना। तो इसी के साथ साथ हमारा फर्स्ट पार्ट जो है यूनिट 1 का पूरा कंप्लीट हो गया। अभी बस दो या 3 टॉपिक, छोटा मोटा टॉपिक बाकी है। साइक्लिक ग्रुप, लीनियर ग्रुप, ये सारे सर्कल ग्रुप का तो एक ही पार्ट है, वो सारे के सारे कुछ छोटे मोटे पार्ट्स बाकी है, और 1 या 2 लेक्चर के अंदर हमारा यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते। जो भी डाउट्स है अकॉर्डिंगली आप कमेंट करके पूछिएगा, अच्छे से क्लियर करके पूछना अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो, है ना। और बाकी अगर ज़्यादा डाउट्स है तो अकॉर्डिंगली आप क्लास में पूछ सकते हो, उधर पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हम। अलविदा।